यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो भी देश और समाज का हित चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। श्री टी.के. शर्मा जी जो पूर्व मंडल आयुक्त हैं, जो वर्तमान दौर की जो सिचुएशन है अपनी बातचीत करेंगे। तो टी.के. शर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बातचीत करें। आज का दौर मेरे हिसाब से बड़ा ही मुश्किल दौर इंडिया में है और दो तरह की विचारधाराएं अलग अलग नज़र आती हैं और एक विचारधारा ने ऐसा लगता है कि जैसे कब्जा सा कर लिया हो हर इंस्टीट्यूशन पर, हर जगह पर, आदमियों की सोच पे भी जैसे कब्जा कर लिया हो ऐसा लगता है। और इस कब्जा करने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया है पिछले 50 वर्षों से। ख़ास तौर से जो डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ मानते हैं, चौथा स्तंभ जो है मीडिया है, चौथे स्तंभ पे जो कब्जा हुआ है ये सबसे खतरनाक काम इस देश में हुआ है और अभी भी चल रहा है। ये पत्रकार बंधु भी हैं हमारे साथ और मीडिया के लोग भी हैं एक दो, तो भी मतलब सुबह से लेकर के सारी रात तक जो है वो इनका काम केवल एक यही रह गया है कि लोगों के दिमाग में एक बात घुसा दी जाए कि जो प्रेजेंट समय है वो एक किस्म से गोल्डन पीरियड चल रहा है। और इसी तरह की शब्दावली जो है वो पॉलिटिकल जो हमारी बॉसेस हैं वो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, ये फलाना कर चल रहा है, अब अच्छे दिन आ रहे हैं, अब फलाना दिन आ रहे हैं। तो इस तरह की एक डायरेक्टेड कैंपेन लोगों के दिमाग में डाली जा रही है कि इससे बढ़िया पीरियड कोई नहीं है। और इसके अलावा जो विकृत हिंदू फिलॉसफी, हिंदुत्व है विकृत रूप का, उसको हमारे ऊपर लादा जा रहा है। विकृत रूप में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो फिलॉसफी है उसमें हमेशा इंक्वायरी का एक पार्ट रहा है। आप चाहे वेदांत उठाकर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिएगा, उपनिषद उठा के देख लीजिएगा, उसमें गुरु और शिष्य के वार्तालाप है, क्वेश्चंस हैं उसमें और उन क्वेश्चंस के जवाब हैं। लेकिन इन्होंने इस पीरियड में अगर कोई हिंदुत्व में, हिंदू पे कोई इस फिलॉसफी में कोई क्वेश्चन कर लेता है तो उसको सीधी सी बात है कि ये कह देते हैं कि राष्ट्र विरोधी है, ये हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ है। तो आज जो हमारी सोच थी उन दिनों की, आर्गूमेंटेटिव सोच थी, इंक्वायरी की जो सोच थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। मोड़ पर आज हम खड़े हैं। हमारे जो साधु संतों को देख लीजिएगा, वो भी एक किस्म से गोदी में बैठ चुके हैं इनके। मीडिया जो है उसको गोदी मीडिया हम कहते ही हैं कि गोदी में बैठ चुका है। तो जो इतनी टोका टाकी करता है
एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि डाइसेंटिंग विचार क्या है, डाइसेंट क्या है, उसके खिलाफ क्या बोलते हैं। तरक्की कब हुई? तरक्की जब ही होती है जब कोई एक विचार हो, उसका डाइसेंट हो, फिर दोनों का मिलान हो, फिर आगे बढ़े। ये तो एक ही चीज़ को थोपना चाहते हैं सब जगह। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए, वहाँ पे सब जगह एक ही विचारधारा के लोगों को बिठाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल जो है वो बिल्कुल बदल गया है। वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स जो है, जो दुनिया में कहीं पे भी कोई अगर एक अन्याय की बात होती थी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उस अन्याय को उठा करके सामने चलते। अब तो देश में अन्याय हो रहा है तो उसको नहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उठा सकते। अपने आसपास समाज में अन्याय हो रहा है तो उसको नहीं उठा सकते, सीधे अंदर कर देते हैं उसी समय। आप रिसेंट केस आप वांगचुक का केस देख लीजिएगा। लद्दाख में जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, पीसफुल तरीके से उठाई, गांधीयन तरीके से उठाई और उसको उठा करके NSA में डाल दिया। और जब उसका 6 महीने का पीरियड बढ़ना था उस समय पता लगा कि भाई हाँ सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है हमारे खिलाफ चला जाए, तो उससे पहले रिलीज कर दिया। उससे पहले 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिलवा दी उनकी वाइफ से कि जी हम जो है पीसफुल रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो ये सब एक मतलब बगैर डिक्लेयर किए हुए एक इमरजेंसी की स्थिति मैं समझता हूँ वो लगी हुई। मैं सैर करने जाता हूँ सुबह पार्क में, हम वहाँ पे अगर 10 आदमी इकट्ठे हों तो हम अपने विचार भी वहाँ व्यक्त नहीं कर सकते। ये डर रहता है कि ये जो है हमें डिक्लेयर कर देंगे कि ये एंटी नेशनल कहाँ से आ गया। और प्रधानमंत्री तक यहाँ कहते हैं कि हमारा देखो सब्जी वो विज्ञान का उसका कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये जी ये जो है गणेश जी का हमने वो सर्जरी कर दी थी उस समय, अरे कर दी थी भाई, अब तुमने क्या कर दिया। तो इस तरह की बातें जो है जब प्रधानमंत्री करता है और इस तरह की बातें हेट्रिड हमने कभी सुनी नहीं थी अपने 70-73 साल का कि इस तरह की बकवासबाजी कभी नहीं सुनी थी कि हिंदू खतरे में है। 80% आबादी 20% लोगों से खतरे में है। हाउ इज इट पॉसिबल? इनके जो बोलते हैं उसमें कितनी कंट्राडिक्टरी चीज़ें बोलते हैं। तो आज बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू से कुछ बात विवाद हो जाता है या पर्सनल कोई बात है तो तब तो इनको यहाँ पे दुखी होते हैं। और यहाँ किसी मुस्लिम भाई से कुछ हो जाए और बाहर कहीं किसी ने आवाज़ उठा दी उसके प्रति तो इनको कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये इस तरह से जो धार्मिक द्वेष इन्होंने पैदा किया है और आज से नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस से पहले से ये द्वेष जो है पैदा करने की कोशिश है। लेकिन आज ऐसे फेज में पहुंच गए, आज ऐसे क्रिटिकल फेज में पहुंच गए तो इनके पास सारा तंत्र है, सारा पैसा है और ये उसके बेसिस पर सारा मीडिया है, उसके बेसिस पर और उसको इवन यहाँ तक सोचते हैं कि इनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना करके रखें। इनके जो काम है, काम धंधे हैं इनके, वो भी छीन लें ताकि डिपेंडेंट हो जाए, 100% डिपेंडेंट हो जाए, कोई अपने पैरों पे ना खड़ा हो। यहाँ तक की सोच है। तो इस तरह के व्यवहार जो है, और उसके अलावा देख लीजिए आप दुर्भावना हिंदू समाज में भी जो हमारे क्लीवेजेस हैं, जो दरारें हैं,
सदियों से चली आ रही है। वो जब भरने की नज़दीक आती हैं तो ये उसमें दरारें पैदा करते हैं। ये दरारें पैदा इन्होंने उस कम्युनिटी में कर दी, यूनिवर्सिटी में कर दी, उन यंग माइंड्स में कर दी जो सबका एक जैसा भला सोचते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं होता किसी के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। उनमें भी द्वेष इस हद तक पैदा कर दिया। अदरवाइज दूसरे तरीके हो सकते थे, कोई जाति हो, कुछ और हो, किसी के साथ कास्ट बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसके और तरीके हो सकते हैं। इस तरह का रेगुलेशन लाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे विचार में तो ये आज का इंडियन हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड चल रहा है। और कहीं अगर हमें उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं तो वो आप जैसे जो 20-50 लोग बैठ कर के सोचते हैं, उन्हीं में कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चाहे 1 को जोड़ो, चाहे 2 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, इस मूवमेंट को बढ़ाओ और हेड ऑन कोलिजन करने की बजाय हम पीसफुल तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, बजाय ऐसी बात करके कि वो मतलब एक दूसरे जगह ही खड़े हैं। पीसफुल तरीके से हम इसमें बढ़ाएं तो ही कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल दौर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीके शर्मा जी का इन्होंने बहुत ही कम समय में 90 तुले शब्दों में एक छोटा सा विश्लेषण वर्तमान हालातों का रखा है। ज्ञान विज्ञान समिति एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और पिछले करीब 40-45 साल का एक सफ़र है। हालांकि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का खुद का गठन 1995 में हुआ। उससे पहले अलग अलग संस्थाओं के मार्फत इस काम को शुरू किया गया और ये काम विशेष तौर पे भोपाल गैस त्रासदी के बाद आप सभी ने सुना होगा, कम से कम जो सीनियर साथी हैं, कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड के लीक होने से लाखों लाख लोग प्रभावित हुए थे और उस टाइम देश के जनपक्षीय साइंटिस्टों ने विचार किया कि विज्ञान का प्रयोग करके जहां बेहतर दिशा की ओर बढ़ा जा सकता है, वहां इसका दुरुपयोग करके खराब स्थितियां भी पैदा की जा सकती हैं। ऐसे वातावरण में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर इंसान का हो, वो बेहद जरूरी है और उस दिशा में बहुत तरह के विमर्श की प्रक्रियाएं देश और प्रदेश में शुरू की गई। बड़े बड़े इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरजभान जैसे, ओपी ग्रेवाल जैसे विद्वान, उन लोगों ने हरियाणा में भी इस काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर RS दहिया जैसे लोग जो PGIMS में रोहतक में बड़ी भूमिका में रहे और उस विमर्श को आगे बढ़ाने के दौरान 1988 में केरल का एक जिला एर्नाकुलम, वहाँ लिटरेसी मूवमेंट चला और उसको पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया और उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर के देश में अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करते हुए हर व्यक्ति के लिए पढ़ने का वातावरण बनाया जाए। और जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो 6 साल की उम्र पे अनुमति देता है और 14-15 साल की उम्र तक बच्चा जो है 10वीं पार कर जाता है, 15-16 साल की उम्र। उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो स्कूल में नहीं जा सकते, तो कैसे आगे बढ़ा जाए।
तो लिटरेसी मूवमेंट चला, साक्षरता का अभियान चला और भारत ज्ञान विज्ञान समिति जैसी संस्था अस्तित्व में आई। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की उसमें बड़ी भूमिका थी और वो लिटरेसी मूवमेंट 1990 से लेकर के 1997-98 तक देश में चला, अलग अलग स्वरूप में। और इसी दौरान जब ये महसूस किया गया कि लिटरेसी से जो अवेयरनेस आई, क्योंकि सवाल उठने शुरू हुए कि आप पढ़ भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई हस्ताक्षर करना सीख भी जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा। तो उन सवालों के जब जवाब ढूंढे गए तो सामने धरातल पे ये आया लोगों की तरफ से कि हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, पढ़ने का समय कैसे निकालें। महिला ने सवाल उठा दिया कि मेरा पति शराबी है, हर रोज मुझे पीटता है, आपके कहने पढ़ने से उसका क्या समाधान होगा। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, मेरे बच्चों को संभालने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बीमार हो जाए तो कौन संभाले, आपका साक्षरता अभियान क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आए और जब उसके प्रति सचेत प्रयास किए गए तो सरकार और प्रशासन द्वारा जो मदद की जा रही थी वो धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी। इससे ये निकला कि जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे वैसे वैसे सरकारी प्रोजेक्ट या उनके प्रक्रियाएं बंद करने की ओर बढ़ जाएंगी। उस हालात में ज्ञान विज्ञान समिति का गठन हुआ, 1995 में हुआ और तब हमने एक निर्णय लिया कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति सरकारों से कोई प्रोजेक्ट लेकर काम नहीं करेगी। जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेगी, काम जो शुरू करेगी, वो जनता की मदद से करेगी, लोगों के सहयोग से करेगी, लोगों के सहयोग से लोगों के लिए करेगी। और उसके जो मुख्य चीज रेखांकित की गई वो अवेयरनेस के तौर पे साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के पहल कदमियाँ हुई और इसके लिए बच्चों से लेकर तमाम बड़ी उम्र तक के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरह के काम किए गए। और उसी दौरान जैसे अभी एक परिचय में आया हरियाणा विज्ञान मंच, हरियाणा विज्ञान मंच जैसी संस्था ज्ञान विज्ञान समिति से भी पहले गठित की गई थी और वो बेसिकली बच्चों के बीच में काम करती थी और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के नाम पे हर साल एक बड़ी एक्टिविटी होती थी। लेकिन 2011 के बाद 14 के बाद से वो एक्टिविटी धीरे धीरे करके बंद कर दी गई, उसका बजट घटाना शुरू कर दिया गया और पिछले 3 सालों से पूरी तरह बंद है। तमाम तरह की ऐसी प्रक्रियाएं हैं, तो इस तरह का एक मसला है और वो अलग तरीके से शुरू है, मतलब इस तरीके से शुरू नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको करते हुए बहुत अनुभव हुए और उसी अनुभव के आधार पर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने पिछले अपने सम्मेलन में, राज्य का सम्मेलन 2023 में किया गया था, ये महसूस किया गया कि हमने अपना दायरा विस्तृत करना चाहिए और अगले 3 सालों में हम प्रयास करेंगे कि कुछ नए जिलों में हम काम करें। उस समय हमने केवल 7 जिलों के अंदर सम्मेलन करते हुए जिला कमेटियों का गठन किया था और उस पिछले सम्मेलन के मैंडेट के आधार पर इस बार हम 7 से बढ़ा करके 12 जिलों के अंदर जिला का सम्मेलन या जनरल बॉडी जैसे आज की जा रही है, ऐसे करते हुए लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास करें। हालांकि बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारे दबाव हैं और आना जाना ये अपने आप में, और बहुत सारे हमारे बीच में जो सीनियर साथी बैठे हैं, ऐसे साथियों के अनुभव तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन मूवमेंट इतनी नहीं हो सकती जो एक युवा कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारी सीमाएं भी हैं। उन सब तमाम सीमाओं के बावजूद हमने प्रयास किया कि गुरुग्राम के अंदर हम सांगठनिक कमेटी का गठन करेंगे और पिछले 3 साल के दौरान एक विशेष एक्टिविटी गुरुग्राम में भी चली अन्य जिलों की तरह, और वो विशेष एक्टिविटी थी साइंटिफिक टेम्परामेंट का कैंपेन। उस कैंपेन में हमने 2-3 काम किए। स्कूलों के अंदर टीचर्स और बच्चों के बीच में हम गए
हमने 5 विषय लेकर के बच्चों के बीच में एक प्रस्ताव रखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर निबंध लिखिए। तो वो निबंध लिखे गए, कुछ टीचर सामने आए और उन्हीं टीचर में बबीता जी है, स्नेहलता जी हैं, कुछ और भी टीचर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उससे उत्साहित होकर के यहाँ एक जोनल लेवल की साइंटिफिक टेम्परामेंट पर वर्कशॉप भी की गई थी एक स्कूल के अंदर। और उस वर्कशॉप के दौरान ही हमने एक सांगठनिक कमेटी का निर्माण गुरुग्राम में किया था, जिसमें विमल जी ने परिचय देते हुए बताया कि इनको संयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उस संयोजन में 8-10 लोगों को और शामिल किया गया था और ये प्रयास था कि ये कमेटी कंटिन्यूटी में मीटिंग करते हुए अपने काम को आगे कर लें। तो इस तरह का एक प्रोसीजर हमने अपनाया था और फिर हमने उसके बाद एक और नया राउंड लिया था। वो नया राउंड ये था कि वैज्ञानिक चेतना का विकास, एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। हमारे से पहले पंजाब में एक रेशनलिस्ट सोसाइटी है, वो पिछले 7 सालों से ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हमने उनके साथ लाइजन करते हुए उस पुस्तिका का एक प्रकार से रीप्रिंट करवा करके और वो 5000 बच्चों के बीच में हम लेके गए, जिसमें गुरुग्राम के अंदर भी 150-200 बच्चों के बीच हम गए और उसमें बच्चों से भी एक निबंध बच्चों के साथ जो है क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया स्कूल के लेवल पे और जिला के लेवल पे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस किताब को पढ़ करके, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने के लिए थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब लिखे। और फिर हमने स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम जींद में आयोजित किया था, कल्मिनेशन कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में गुरुग्राम के भी कुछ बच्चे और टीचर साथी शामिल हुए थे और उसके बाद हमें हौसला मिला कि हम गुरुग्राम के अंदर भी कमेटी को आगे कंटिन्यू करने के लिए पहल करनी चाहिए। उसी कड़ी में ये पहलकदमियाँ हैं। हालांकि बहुत सारी सीमाएं, मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, सीमाएं हैं और गुरुग्राम जैसे शहर में जो अति व्यस्त शहर है वहाँ और भी ज़्यादा सीमाएं हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कुछ साथी इस काम की अगुवाई कर सकते हैं, इसलिए आज कमेटी का गठन वगैरह भी किया जाएगा। और लास्ट की उसमें 2-4 चीज़ें और हम शेयर करेंगे। मैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जो मूल पर्सपेक्टिव है, उद्देश्य है, कार्य दिशा है, इसको लेकर के एक बातचीत आपके बीच में रखना चाहते हैं। फिर आप अपने सवाल जवाब भी इस पर कर सकते हैं और मैं इसके लिए अनुरोध करूंगा प्रमोद गौरी जी से, जो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो आएँ और अपना बातचीत रखें। प्रमोद गौरी जी। आदरणीय टी.के. शर्मा जी, साथी सुरेश जी, बबीता जी, बलवीर मलिक जी, विमल जी और तमाम साथी, ये जो बात हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के बारे में चली है, इसमें 2-3 पहलू मैं बहुत संक्षेप में आपके साथ साझा करूंगा। 1995 में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का गठन हुआ। उसकी पृष्ठभूमि भी साथी सुरेश ने एक हद तक थोड़ा सा इशारा किया है उसकी तरफ। कोई भी संगठन जब इतने सालों से काम कर रहा है तो उसका पूरी पृष्ठभूमि और परिचय एकदम से नहीं दिया जा सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2-3 मूल बातें जो हम समझते हैं और जिसके आधार पर हम अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अभी जो शर्मा जी ने बहुत थोड़े शब्दों में आज के हालात पे टिप्पणी करी है और जाहिर है कि ये टिप्पणी उन्होंने अपनी उम्र भी बताई कि 73 साल उम्र हो गई और जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, फिर उसके पहले शिक्षा हासिल करी, तो सारा अनुभव इकट्ठा करके समाज को देखने का नज़रिया एक आपके सामने साझा किया कि अब ये समाज की स्थिति ये है। अब सवाल ये है कि आज जो स्थिति बनी हुई है समाज की, जो बात कही गई, अगर वो वास्तविक रूप से सही लगती है हम सबको, आप ही जब बोलेंगे तो पता चलेगा आपकी सहमति या सहमति क्या है, लेकिन मुझे सही लगती है। मैं अपनी बात को इस ढंग से रखना चाहता हूँ
क्यों सही लगती है? हमने ज्ञान विज्ञान आंदोलन में काम करते हुए ये समझा कि जो 19वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसको विशेष तौर पे हम नवजागरण काल कहते हैं भारत में, अपने देश में। वो नवजागरण काल क्यों है भला? बहुत सारे पक्ष हैं उसके, अभी एकदम से डिस्कस भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी जो मूल बात है, जो उसकी केंद्रीय बात है, वो केंद्रीय बात ये है कि जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, प्रश्न उठाने का जो मसला है, वो 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत तेज हो गया। और प्रश्न भी ऐसे थे जो समाज के अंदर न्याय अन्याय का अंतर करते थे। राजा राम मोहन राय अगर प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये सती प्रथा क्या चीज़ है, 4000 साल से 3000 साल से अगर आप सती प्रथा चला कर रखे हुए हो तो महिलाओं की स्थिति क्या है? ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, ये समाज की प्रथाओं पे, परंपराओं पे और जो हमारे जीवन के जो अनिवार्य हिस्से बन गए थे उनके ऊपर ये प्रश्न उठाने का काल है, दौर है। इसी तरह से प्रश्न उठे कि अगर महिला विधवा हो गई तो उसको पुनर्विवाह का इजाज़त क्यों नहीं है? उसे पुनर्विवाह का इजाज़त मिलना चाहिए। अगर वो चाहती है करना तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। समाज क्यों रुकावट पैदा करता है? इसी प्रकार से ये बात आई कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? शूद्रों को, दलित समाज को, जो आज दलित समाज के तौर पे है, ये शूद्र थे, शूद्रों को 3000 साल से आपने शिक्षा से वंचित क्यों किया? उनको ये अधिकार क्यों नहीं है? बाल विवाह क्यों होता है? बच्ची की आयु नहीं होती, उससे पहले उसको विवाह कर देते हैं उसका, और फिर सारी उम्र जो है उसको गृहस्थी की चक्की में पीसना है। बाल विवाह क्यों होता है? ये सारी की सारी बातें जो है समाज के अंदर बड़े पैमाने पर उठाई गई, और ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का एक परिणाम है। उसके अंदर प्रश्न उठा रहे हैं लोग समाज के अंदर, जो समाज जिन प्रथाओं से चलता है, जिस प्रकार का जीवन जीता है, जो उसके मूल्य हैं, जिन मूल्यों पर वो अपने व्यवहार को करता है। मूल्य ये है कि स्त्री का जो स्थान है वो 2वें दर्जे का है, उसे पति से नीचे ही रहना है। तो वो पति, पंडित जी आप गलत तो नहीं आगे? नहीं, सही आए। वो पति को परमेश्वर मानेगी, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सती हो जाएगी। ये मूल्य व्यवस्था है समाज की, और इसके आधार पर हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी 19वीं शताब्दी के अंदर राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कितने ही लोग हैं इस प्रकार के जिनके नाम इतिहास के अंदर दर्ज है। उन्होंने जब समाज के ऊपर एक सवाल उठा दिया, समाज की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा दिया, तो ये सिलसिला चल निकला, और ये सिलसिला समाज के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से तेज गति से फैल गया कि भाई प्रश्न करो, अपनी व्यवस्था को समझो और उसकी जांच पड़ताल करो असल में। और ये जांच पड़ताल का जो सिलसिला है ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन ये रुका नहीं। ये कहाँ तक पहुँच गया? ये 20वीं शताब्दी के खास करके जो तीसरा दशक है वहाँ तक भगत सिंह के विचारों के रूप में प्रकट हुआ असल में। अब भगत सिंह के और क्रांतिकारियों के विचार क्या थे कि वो एक व्यवस्था की कल्पना उन्होंने पेश कर दी, ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था एक तरह से धर्मनिरपेक्ष हो, जो व्यवस्था समाजवादी हो, मतलब जिसके अंदर शोषण नहीं है। और एक गैर बराबरी का जो मामला है, ये गैर बराबरी जो 19वीं शताब्दी के अंदर सवाल के तौर पे आई, आगे चलकर भगत सिंह के विचारों के अंदर उसका समाधान दे दिया गया कि गैर बराबरी आपके समाज के अंदर, आपके देश के अंदर गैर बराबरी तब खत्म हो सकती है जब आप व्यवस्था परिवर्तित करो। तो सवाल ये आया कि जो एक परिवार के अंदर एक महिला को सती बनाने का जो एक तरह से प्रकरण है, उस प्रकरण से जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी समाज के अंदर है, मतलब एक तरह से मूल्य व्यवस्था के तौर पे बन गई कि हमारा मूल्य है, हम प्रश्न उठाएं, हमारी सोच ऐसी बन गई। वो चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है 150 सालों के अंदर, कि उन 150 सालों में हमने एक नई व्यवस्था का एक तरह से नक्शा पेश कर दिया।
वो व्यवस्था नई है, उस समय नहीं थी। हमारे 19वीं शताब्दी में ये व्यवस्था भारत में नहीं थी। वो व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था की परिकल्पना लेकर आई। वो व्यवस्था राज्य की कल्याणकारी चरित्र को निर्मित करने की व्यवस्था लेकर आई। वो धर्मनिरपेक्षता की बात करने के लिए आई। वो न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों को लेकर आई, बराबरी के मूल्यों को लेकर आई कि कोई इसके अंदर जाति भेद, लिंग भेद, ये जो पहले 3000 साल से उत्पीड़न के पूरे स्रोत बने हुए थे, उत्पीड़न के औजार बने हुए थे, इन सारे औजारों को नष्ट किया गया और एक ऐसा विचार पेश किया गया कि भारत अपने संविधान के अनुसार जब काम करेगा, 1950 के अंदर जो संविधान लागू हुआ उसके अंदर व्यक्ति केंद्र में आ गया। व्यक्ति महिला भी है, व्यक्ति एक निम्न जाति का व्यक्ति भी है, वो इंसान की बात आ गई। पहले इंसान की बात नहीं थी, पहले जातियों की बात थी। कबीलाई समाज के तौर पे हम व्यवहार करते थे। जो इस तरह का समाज था उसने एक करवट ले ली और उसने कहा कि अब पहचान क्या रहेगी हमारी। अब हमारी पहचान गोद से नहीं है, हमारी पहचान जाति से नहीं है, हमारी पहचान किसी इलाका विशेष से भी नहीं है। पहचान क्या है? भारतीय नागरिक। ये जो नागरिक की हैसियत प्राप्त की हमने, ये नागरिक की हैसियत हमें असल में नवजागरण के पूरे के पूरे दौर के अंदर हासिल हुई है। जिस नवजागरण के दौर के अंदर समानता का विचार है और प्रश्न उठाकर व्यवस्था को बदलने की एक इच्छा है, ये जो चीज़ मिलकर एक प्रकार से खड़ी की गई तो इसने भारत का नक्शा आने वाले समय के अंदर प्रस्तुत किया। तो वो कुर्बानियों का दौर बन गया, क्योंकि प्रश्न उठाना आसान काम नहीं है। इससे पहले 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर गैलीलियो ने प्रश्न उठाया, ब्रूनो ने प्रश्न उठाया, तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया चर्च ने। चर्च की ताकत इतनी थी कि उन्होंने उसको जिंदा जला दिया कि ये बात जो उठा रहे हो कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो बात आप कह रहे हो ये तो पिछले 1500 साल की मान्यता को चैलेंज कर रहे हो, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो, तो इसका इल्ज़ाम ये होगा, इसका अंजाम ये होगा। तो इस प्रकार की जो बात है ये हमारे व्यवस्था के अंदर मौजूद थी, इस तरह से हमारा संचालन होता था। लेकिन जब आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जागृति समाज के अंदर आती है जिसमें चाहे वो यूरोप का नवजागरण काल हो और चाहे भारत का नवजागरण काल हो, उसमें बुनियादी बात ये है कि अन्याय के खिलाफ प्रश्न, सबसे पहला काम मनुष्य का ये बनता है कि अन्याय के खिलाफ प्रश्न उठाओ। और ये अन्याय के खिलाफ प्रश्न उठाने का जो सिलसिला चल निकला, उससे ये हैसियत बनी कि संविधान के अंदर सब बराबर है। समानता का मूल्य, न्याय का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य, भाईचारे का मूल्य और सभी लोगों के नागरिक की हैसियत जो है ये हमने इस प्रकार से प्राप्त की है। अब एक बात और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर आपके विचार भी उसके अंदर आएंगे। हुआ ये कि आज़ादी का दौर जो है वो कुर्बानियों का दौर है। लेकिन बाद में क्या हुआ है? सरकार अपनी बनी, देश आज़ाद हो गया, संप्रभुता आई, संविधान आया, सभी को शिक्षा मिली, आगे बढ़ने के अवसर मिले, स्त्रियों को भी बहुत सारी एक तरह से समाज के अंदर एक अलग प्रकार की जगह मिली। ये सब कार्रवाइयाँ जो चली, इन कार्रवाइयों के अंदर भी एक महत्वपूर्ण बात है, मैं पॉलिटिक्स से हटके बात कर रहा हूँ, समाज की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि एक शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हो गया। शिक्षित मध्य वर्ग पैदा होना ही था क्योंकि विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज आई हैं, बड़े बड़े संस्थान बने हैं। तो इस कारण से ये जो शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ ना, ये आज़ादी के जब आंदोलन चल रहे थे उस समय भी शिक्षित वर्ग ने विचार उठाए थे। ये लोग जो राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, या नेहरू हैं या गांधी हैं, ये सब लोग विदेशों से भी पढ़ के आए थे। शिक्षित मध्य वर्ग ही था ये उस समय का, कम था संख्या में, लेकिन ये उस समय का शिक्षित वर्ग था। इन शिक्षित वर्ग के लोगों ने जो सवाल उठाए थे, आज़ादी के बाद शिक्षित वर्ग ने सवाल उठाने की बात कम कर दी, कमज़ोर पड़ गया, ये सिलसिला कमज़ोर पड़ गया जो नवजागरण का सिलसिला है, क्योंकि इस प्रक्रिया से व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण किया जाता है लोगों के द्वारा, लोग सवाल उठाते हैं सभी। तो ये जो सवाल उठाने का प्रोसेस कमज़ोर पड़ता चला गया, इसका मतलब ये है कि जो शिक्षित मध्य वर्ग, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कमज़ोर तबकों को भी
जागरूक करे, कमज़ोर तबकों तक भी ज्ञान को पहुंचाए, कमज़ोर तबकों तक भी विज्ञान को भी पहुंचाए, ताकि वो भी अपना सशक्तिकरण करें, उससे उन्हें सही सही बातों का पता लगे और वो भी सवाल उठाने में शामिल हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया थी ये आज़ादी के बाद थोड़ी कमज़ोर हो गई है, और उसमें क्या हुआ कि शिक्षित मध्य वर्ग अपनी चिंता ज़्यादा करने लग गया। मैं, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, उसकी तरक्की, ये सारे प्रश्न हमारे इस दिशा के अंदर चले गए और हमारे सामाजिक सरोकार जो हैं वो कमज़ोर होते हुए चले गए। तो इस कारण से समाज के अंदर जो एक निम्न तबकों के अंदर भी जागृति या शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, जो आज़ादी के आंदोलन में और समाज सुधार आंदोलन में चला, वो धीरे धीरे करके कुंद पड़ गया। और आखिरकार जो सत्ता है वो सत्ता निश्चित तौर पे ये अवसर लेती है कि लोग अगर प्रश्न नहीं उठा रहे, लोग अगर चर्चाएं नहीं कर रहे, उनके अंदर जागरूकता की कमी आ रही है, सामूहिकता की कमी आ रही है, विचार विमर्श की कमी आ रही है, तो निश्चित तौर पे फिर वहाँ उत्तरदायित्व जो है वो कमज़ोर पड़ता है। सत्ता का उत्तरदायित्व निश्चित तौर पे कमज़ोर पड़ता है और मनमानी बढ़ती है। तो शिक्षित मध्य वर्ग अगर ये कमज़ोरी दिखाएगा कहीं भी, किसी भी समाज में, इतिहास भी ये बता रहा है, तो उन समाजों के अंदर सत्ता अपनी मनमानी की दिशा के अंदर जाएगी। और ये आज नतीजा जो 2014 के बाद हम खास करके देख रहे हैं, जिस विचारधारा को आज़ादी के आंदोलन में पूरी तरह से सिकोड़ के रखा गया था, ये सिमटी हुई विचारधारा थी, क्योंकि ये विचारधारा आज़ादी के आंदोलन के विचारों से मेल ही नहीं खाती। ये दूसरे किस्म की व्यवस्था की बात करती थी, और आज़ादी के आंदोलन के अंदर हम एक धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम एक बराबरी के आधार पर समाज को बनाना चाहते हैं, हम धर्म और जाति के आधार पे और लिंग के आधार पे भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, जो भेदभाव हमारे पहले वहाँ था। तो उस भेदभाव को मिटाने की जो मुख्य धारा थी, उसने असल में आज़ादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया और ये विचार स्थापित कर दिया। इस कारण से ये विचार जो है ये एक प्रकार से कोने में लगा रहा, क्योंकि ये विचार तो शुरू से ही 1925 से ही ये विचार एक तरह से हिंदू मतलब राष्ट्र का विचार है, और हिंदू राष्ट्र के अंदर तो मनुस्मृति का विधान चलता है, हमारा ये संविधान नहीं चलता है। और मनुस्मृति का जो विधान है वो गैर बराबरी पर है, वो महिलाओं को और शूद्रों को कोई अधिकार देना नहीं चाहता है। तो इसको जिस तरह से कॉर्नर किया गया था आज़ादी के आंदोलन में, बाद के दौर के अंदर क्योंकि मध्य वर्ग ने पैरवी करनी छोड़ दी, तो धीरे धीरे इसका एक खास प्रकार का प्रसार हुआ। तो हमारा मानना ये है कि ये एक बहुत बड़ी एक प्रकार की शून्यता है, मतलब आज़ादी के बाद एक प्रकार की शून्यता है, जिस शून्यता के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया कमज़ोर हुई। ये अलग बात है कि विचार विमर्श के माध्यम बहुत आ गए, बहुत सारे अच्छे मतलब जो है ना समाचार पत्र पैदा हुए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, ये बहुत सारे उपन्यासकार पैदा हुए, साहित्यकार पैदा हुए, कई पूरी सीरीज है। लेकिन जन सामान्य जो है वो विचार विमर्श की प्रक्रिया से बाहर है। ये एक बड़ी समस्या के तौर पे सामने आया। तो ज्ञान विज्ञान समिति का ये मानना आज भी है कि यही विचार विमर्श की प्रक्रिया जो है वो हमें एक तरह से विचारों से भी एक नज़दीकी प्रदान करती है। हम सामूहिकता के अंदर भी आते हैं, हम एक संस्कृति भी पैदा करते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति अनिवार्य तौर पे सुन रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जब बोल रहा है तो फिर वो व्यक्ति सुन रहा है। तो इस प्रकार का एक जो डेमोक्रेटिक कल्चर होता है, जिसके अंदर एक जनतंत्र की एक प्रैक्टिस होती है, और जनतंत्र की प्रैक्टिस यही है कि सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का, अपना विचार पेश करने का अधिकार है। ये कल्चर ही धीरे धीरे असल में सिमट गया। तो इस कल्चर का एक तरह से पुनर्निर्माण करने की बात है। एक ऐसे मंच का बनना जिस मंच के ऊपर हर प्रकार की समस्या रखी जा सकती है, अपने जीवन की तमाम प्रश्नों को रखा जा सकता है। तो ये हमें ऐसा दिखाई दिया कि वास्तव में हर मनुष्य की ज़रूरत है कि वो अपने जीवन की समस्याओं को समाज के साथ साझा करें, और अगर जीवन की समस्याएं समाज के साथ साझा होती हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की प्रक्रिया बनती है जिसमें आपकी आत्म केंद्रीयता भी टूटती है, और आप एक ऐसा जागरूक समूह बनाते हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ फिर समाधान ढूंढने की कोशिश भी होती है। तो समस्याओं को तार्किक ढंग से बीच में लाना
और उन समस्याओं के समाधान को भी सामूहिक रूप से करना, ये एक हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का एक तरह से विचार है। कुल मिला के आज भी यही विचार है। अगर ये लोगों से कटा हुआ है, वैसे तो गांव के अंदर, मैं बस आखिरी बात कह रहा हूँ, गांव के अंदर कह लो या बसों में चलते हुए कह लो या चौक चौराहे पे कह लो, अभी शर्मा जी ने पार्क की बात की थी, सुबह सुबह 10 लोग अगर बात करते हैं तो अब तो विचार विमर्श की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो ये तमाम प्रकार के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक प्लेसेस हैं, उन सार्वजनिक प्लेसेस के अंदर विचार विमर्श धीरे धीरे गायब ही हो गया। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अगर विचार विमर्श गायब हो गया तो लोगों को फिर एक धारा जो कुछ समझाना चाहेगी उसके लिए रास्ता आसान हो गया। काउंटर ही नहीं है आपके पास, आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो, कोई चर्चाएं हो नहीं रही हैं समाज के अंदर, तो फिर वो धीरे धीरे करके एक अंधभक्ति का जो वातावरण होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बुनियादी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है कि आप प्रश्न उठाओ। अगर प्रश्न ही नहीं उठते हैं समाज के अंदर तो फिर तो जिसके पास मतलब ताकत है वही, उसी का विचार जो है वो लोग अपनाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि विचार को फैलाने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत अगर उसके पास है तो उसका विचार ही आगे बढ़ेगा। तो इस कारण से हमारी ये जो कमज़ोरी आई है, ये कमज़ोरी एक प्रकार से मूलभूत है। मतलब ये कोई ऊपर से इलाज होने वाले नहीं है, ये इलाज तो समाज से होना है। जितना भी समय लगेगा ये समाज से इलाज होना है, और समाज इलाज करेगा तभी मतलब कोई वही राजनीति जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, जो बराबरी की बात करती है, तब कोई मतलब मामला बनेगा। केवल मात्र अभी जो नागरिक है हमारा, वो नागरिक तो केवल मतदाता में बदल गया, और मतदाता जो है वो खरीद लिया जाता है या धमका लिया जाता है या जाति के नाम पे बरगला लिया जाता है। तो मतदाता की हैसियत की बजाय नागरिक की जो हैसियत है वो नागरिक की हैसियत ये है कि वो एक विचारशील मनुष्य है। नागरिक की हैसियत ही है, उसका चरित्र है कि वो एक विचारशील मनुष्य है, और विचारशील मनुष्य का मतलब है तार्किक ढंग से सोचने वाला। लेकिन ये अकेले अकेले नहीं बनता, ये समूहों के अंदर बनता है, असल में प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इस कारण से ज्ञान विज्ञान समिति जो है वो इन प्रक्रियाओं को समाज के अंदर ले जाने के लिए काम, ये काफ़ी कठिन है, आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, अपने जीवन के संघर्षों में फंसे हुए हैं। जो आर्थिक संघर्षों में उतना नहीं फंसा हुआ तो वो कोई और जगह के ऊपर अपनी मतलब एक प्रकार की सामाजिक अभिव्यक्ति को देखता है, तो लोग फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए लोगों को विचार विमर्श के लिए खींच के लाना, कि आप विचार विमर्श करो, तो इसके लिए टूल्स भी चाहिए। तो एक टूल तो हमारा ये है। इसी तरह से हमारे टूल्स हैं, नाटक है, छोटी फिल्में हैं, पुस्तकें हैं, गोष्ठियाँ हैं। हम समय समय के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। हम जनता के, लोगों के मूल स्वभाव में हस्तक्षेप करना चाहते हैं सब, और इसके लिए अवरोध बहुत हैं। हम उन चुनौतियों को भी देखना चाहते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ तो साफ ही हैं, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई गोरक्षा का आंदोलन चलाना है तो लाखों लोग उनके पीछे हो जाते हैं। आप कावड़ ले जाने की कॉल दे दो, लाखों लोग चल पड़ेंगे। आप जो है ना मंदिर बनाने की कोई कॉल दे दो, हजारों लोग आगे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रियाएं। लेकिन आप गौर करेंगे ये जितने भी बाबे हैं या जितने भी संत महात्मा, अपने इनके बहुत सारे अनुयायी हैं हजारों की संख्या में, और हर रविवार को या एक महीने में एक बार सत्संग होता है। ये लोग कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करेंगे कि आप सवाल उठाया करो, कभी नहीं कहेंगे कि आप सवाल उठाया करो, कभी नहीं कहेंगे महिलाओं की समाज के अंदर क्या स्थिति है, नशाबंदी कर लो, ये कोई एक आधा व्यक्ति कह भी देता है वो दूसरे कारणों से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी प्रक्रियाएं समाज के अंदर चली हुई हैं जो प्रश्न उठाने के स्वभाव को कुंद कर रही है, बिल्कुल एक तरह से उसको सिकोड़ रही है। और स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भी ये प्रक्रिया नहीं है। टीचर भी ये कह देते हैं, मैं तो खुद ही कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, आमतौर पे टीचर ये बात कहते हुए दिखाई देंगे, भाई तू मतलब जो है ना ज़्यादा सवालबाजी ना कर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आगे चल, सिलेबस पूरा करना है। तो प्रक्रियाएं ही नहीं है कि मनुष्य जो है वो इस तरह से चले, आगे बढ़े, जिसके अंदर एक वातावरण तैयार हो कि हम व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाएं। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है इस समय के ऊपर, कि जो सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास सामुदायिक शक्ति है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग
फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, चाहे आपका मीडिया है, मीडिया के अंदर चाहे टेलीविज़न के ऊपर जितने भी चैनल हैं, उन चैनलों के अंदर आप देखिए किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। और वो तो डिबेट है ही नहीं, वहाँ तो दर्शक हैं, आप मूक दर्शक हैं। इवन जो सोशल मीडिया है, ये हमें लगता है कि हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर भी जो एक मनुष्य को सहज वातावरण चाहिए होता है विचार करने के लिए। अब आप यहाँ बैठे हैं, मतलब यहाँ स्वभाव से लोग ऐसे हैं कि भाई सुनी जाएगी, 5 मिनट ऊपर नीचे भी होता है तो जल्दबाजी नहीं की जाएगी, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ऐसा वातावरण सोशल मीडिया पे कहाँ उपलब्ध है? वो तो आप मतलब उसको स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं, आधी चीज़ को कंसीव करते हैं तो आधी को छोड़ ही देते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा बाधाएं खड़ी हो गई हैं, कल्चरल बाधाएं खड़ी हो गई हैं, जिसके अंदर मनुष्य इस प्रकार की प्रक्रियाओं से कट गया। और मनुष्य बन क्या गया? एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि वो नागरिक नहीं रहा, दूसरा एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि वो उपभोक्ता बन गया, केवल कंज्यूमर है केवल आप। मतलब ये सोशल मीडिया भी आपको कुछ ना कुछ दे रहा है तो कंज्यूम ही कर रहे हैं। बाजार के अंदर जितना कुछ फेंका जा रहा है, हम कंज्यूमर हैं, हमारी कोई मतलब वहाँ हमारी रियल नीड पता ही नहीं है हमें। हमारी रियल नीड क्या है वास्तव में, वो जानकारी में नहीं आ रही है। वो नीड तो बाजार तय कर रहा है कि इतना सारा सामान फेंक दिया गया है। उस सामान को आप खरीदो, 10 साल पहले मोबाइल कहाँ था, तो भी मनुष्य नीड तो पूरी कर रहा था। लेकिन अब है तो अब बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, अब पूरा दिन मतलब उसको रखना है, 1 घंटा नहीं बिता सकते बगैर मोबाइल के। तो ये जो टेक्नोलॉजी का भी एक अलग प्रकार का इस्तेमाल है, यही टेक्नोलॉजीज, मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी की तो एडवांसमेंट निश्चित तौर पे होएगी, लेकिन यही टेक्नोलॉजी क्या संसाधनों के ऊपर थोड़े लोगों का कब्जा सुनिश्चित कर रही है, या ये टेक्नोलॉजी एक आम गरीब व्यक्ति के जीवन को भी मतलब एक तरह से उसके जीवन स्तर को भी उठा रही है? इन दोनों बातों में अंतर है। अब पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जो है वो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है डेली खर्च होते हैं। युद्ध जो है, जिस प्रकार से मानवता को ध्वस्त किया जा रहा है, इस तरह से पहले फिलिस्तीन के ऊपर मतलब कब्जा ही हो गया, पूरे लोगों को खदेड़ दिया गया, हत्याएं कर दी, निर्मम हत्याएं कर दी। अब ईरान के ऊपर एक तरह से बमबारी चल रही है लगातार। तो ये जो एक विनाशकारी दृश्य है, इस विनाशकारी दृश्य के अंदर चिंतन का स्वभाव मनुष्य का जो है, चिंतनशील व्यक्ति के तौर पे अगर हो और पूरा समाज ऐसा ही बन जाए तो युद्ध नहीं चलेंगे। जो इन्होंने कहा शर्मा जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, तो यही शांतिपूर्ण तरीका है। विचार विमर्श का तरीका ही शांतिपूर्ण है, नहीं तो अराजकता है, नहीं तो वायलेंस है। निश्चित तौर पे आज यूथ कहाँ फंसा हुआ है? यूथ वायलेंट है, अग्रेसिव है, आप कुछ कह नहीं सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि इन प्रक्रियाओं से कट गया। और एक आज़ादी के आंदोलन में यूथ था, वो कितना विचारवान था। भगत सिंह कितना विचारशील आदमी है, 23 साल की उम्र के अंदर मतलब वो एक उदाहरण पेश कर दिया उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि युवा अगर करे तो इतना बड़ा विचारशील व्यक्ति हो सकता है। उसका कुर्बानी और त्याग एक बात है, लेकिन जो मूल बात है उसकी, वो उसका अध्ययनशील होना है, विचारशील होना है, तभी वो इतना बड़ा विचारक है। तो आज का जो युवा है वो इसको इस प्रकार से देख ही नहीं सकता है। तो जो ये चुनौती आई हुई है, इस चुनौती के अंदर रास्ता तलाशने की बात है। हम इस से कोई हतोत्साहित नहीं होते हैं कि भाई 50-40 लोगों ने आना था और हम 20-25 ही आ पाए, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये बात रखती है कि हमारी क्वालिटेटिव इंटरेक्शन हो और उसको फिर हम आगे बढ़ें। सवाल ये है कि हम एक प्रक्रिया चलाना चाहते हैं जिसको हम उद्बोधन की प्रक्रिया कहते हैं, प्रबोधन की प्रक्रिया कहते हैं, विचारशीलता की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर जगह जगह के ऊपर इस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो जाए, ये हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का एक विचार है और इस विचार के लिए साधन है जो भी मैंने बताए, और इन साधनों के आधार पे हमें एक के बाद एक जोड़ना है। अब हम गुड़गांव आते रहते हैं, 2-3 बार 4 बार आए हैं पिछले, जो विमल वर्मा जी ने बहुत साफ गोई के साथ बताया कि प्रयास हुआ था पर नहीं आगे चल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन आज काफ़ी नए चेहरे भी हैं पहले जो आए हैं उनके मुकाबले में, तो इसका मतलब हम समाज के अंदर संपर्क साधने की कोशिश में तो हैं। तो यही एक प्रयास है जो किसी न किसी रूप में हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी का। और जो भी हमारे दिमाग में सवाल आया हो, कोई सुझाव हमारे दिमाग में आया हो, कोई प्रतिक्रिया हमने देनी हो, कोई टीका टिप्पणी हमने करनी हो,
एक बार ये सेशन अपन चलाएंगे और सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि सभी साथी बोल ले, वो अपनी मन की भावना रखे। हो सकता है कि इस पूरी बातचीत से आपको लगा हो कि ये बहुत बेहतरीन काम है जिसको हम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसा काम होने का नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, क्यों करें, सभी बातें आ सकती हैं। तो ये बातें रहेंगी। तो विशेषकर जो दोनों साथियों ने आपके बीच में बात रखी है उनको लेके आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बलबीर मलिक जी ने एक बात कही कि वो भी कुछ बात कहना चाहते हैं। यूनान की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानी गई है, 2000 साल से भी ज़्यादा पहले उसको डेमोक्रेसी माना गया, क्योंकि वो लोग जो है डायरेक्ट डिसीजन लेते थे। 2 लाख लोग मिलके सारे मिलके डिसीजन लेते थे, उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो अलग है, वो सारे मिलके डिसीजन लेते थे। तो वो कह रहे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लेकिन उसमें जो है ना, जो उनके गुलाम थे वो उसमें नहीं थे शामिल, वो नागरिक ही नहीं कहलाते थे। और उसमें लेकिन ये किसी को आइडिया नहीं आया कि भाई ये गुलाम हमारे साथ क्यों नहीं है। रोमन साम्राज्य के अंदर भी उनकी वो सीनेट लोकसभा जैसी या राज्यसभा जैसी बनी हुई थी। आपका सिस्टम गुलामी का है और हम स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। तो ये कह के भी उन्होंने कितने देशों को गुलाम बनाए रखा आज तक। जो जो स्वतंत्रता की बात करता है उसके ऊपर वो सीधा अटैक भी कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आइडियाज़ कैसे चलते हैं, इंक्वायरी कैसे चलती है। अब जैसे मतलब अमेरिका है, अमेरिका तो बाद में हुआ, उससे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और डच और जो है पुर्तगाल, ये सब जो है बाहर जाके इन्होंने बड़े बड़े एम्पायर बनाए, दूसरे देशों को गुलाम। तो आज भी जो है इनका यही है सिस्टम, अभी तक दिमाग नहीं बदला है। तो अभी एक बिल्कुल अभी 10 दिन पहले की बात है, अमेरिका का विदेश मंत्री, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, विदेश मंत्री म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में, म्यूनिक जर्मनी में है, वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है इनकी, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये कहता है कि देखो 500 साल तक हम दुनिया के ऊपर राज करते रहे और ये बीच में जो है स्वतंत्रता के बेकार के जो है युद्ध आ गए, स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ आ गई और जो है ये कम्युनिस्ट आ गए पता नहीं कहाँ से तो इन्होंने वो सिस्टम को बिगाड़ दिया, लेकिन हम दोबारा वही फिर बनाएंगे। मतलब विचार नहीं छूट रहा है, सर्कमस्टेंसेस सारे बदल गए। तो अभी जो है युद्ध चल रहे हैं, मतलब युद्ध में सबसे बड़ा क्या है, वही विचार वो दे रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो गुलामी है, आपने तो लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रखी, लिबर्टी नहीं दे रखी, और हम तो लिबर्टी लागू करना चाहते हैं। तो आप तो मानव अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। मानव अधिकार उनके लिए यही है कि आप इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री में चले जाओ, लेकिन रहोगे नौकरी, वही मानव अधिकार है। उनका अपना मानव अधिकार है कि भाई हमारे पास पूंजी है तो हम सबके ऊपर राज करेंगे। तो अब उन्होंने जो है ये पिछले कम से कम 100 साल से फलसफा चल रहा है। बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग देश अभी भी आज़ाद नहीं है। और फलसफा यही है उसमें कि भाई आप तो जो है स्वतंत्रता नहीं दे रहे इनको। सबका अलग अलग सिस्टम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आप जितने खतरनाक हो। जैसे कहते हैं कि भाई टेररिज्म कर रहे, मतलब आतंकवाद कर रहा है, फला आतंकवाद है वहाँ पर, जैसे कहते हैं कि भाई इस्लामिक आतंकवाद, ये कहते हैं। अगर देखा जाए पूरे तो कोई भी इस्लामिक कंट्री वेस्ट एशिया में और अफ्रीका में इन्होंने आज तक आज़ाद ही नहीं होने दिया, उनको आज़ाद होने ही नहीं दिया आज तक जो है। तो और कोई आज़ाद होने की कोशिश भी कर ले तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान संस्था है और आज के दिन में ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो आघात इतना बड़ा आया है, जहाँ पे हमारे मिनिस्टर कह देते हैं कि हनुमान जी ने एरोप्लेन चलाया, और जहाँ पे NCERT में पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया गया। अब इस देश की स्वतंत्रता का मजाक देखिए
आपने पूरा इतिहास बदल दिया, मुगल साम्राज्य के पूरे पीरियड्स को बदल दिया, किंतु तब कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ देश में, कोई इतनी बड़ी, लोगों ने कहा, जो आज़ाद प्रकृति के, जो प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, हम जैसे, हम लोगों ने कहा, किंतु सुनवाई नहीं हुई। किंतु जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, तो उसको लेके इतना बड़ा हल्ला, तो मैं कहना चाहता हूं ये हमारे समाज की आज की व्यवस्था है और ये हमारे समाज का ऑर्डर है। और सर, फिर आपकी बात पे आना चाहूंगा। आपने कहा 1947 के बाद में जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अब सबके नाम तो हम सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से शनै शनै मिडिल क्लास संकुचित होता चला गया। तो थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, प्लीज डोंट माइंड। ये आप 1947 के बाद भी अगर आप देखें तो मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, हमारा कृषक वर्ग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था और बहुत ही ज्यादा समाज के प्रति जागरूक था। विभागा आंदोलन की बात कर लें आप श्रमिकों के बैंक आंदोलन की बात कर लें आप उस वक्त में आपको कृषक के जो आंदोलन हुए उनकी बात केरला में भी हुए, पंजाब में भी हुए, कहीं भी बहुत जगह हुए। और उनके साथ जो मिडिल क्लास पनपा, जब वहाँ में सरकारी नौकरियां दी जाती थी, नौकरियां ज्यादातर सरकारी होती थी, 8 घंटे का काम होता था, जिम्मेदारी होती थी कि भाई ठीक है, उसके बाद आप जाओ, देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, बैठो, अड्डा मारो, बातचीत करो, आपस में आदर्श विचार विनिमय करो। इसमें फिल्मों का और हमारे नाटक संस्था का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप देखें, उस समय की सरकार ने NDFC को प्रमोट किया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहाँ से हमें श्याम बेनेगल मिले, जहाँ से हमें मनीष साहब मिले, जहाँ से हमें और केरला के बहुत बड़े थे वो मिले, और बहुत गौतम बुद्ध वगैरह बहुत सारे लोग आते चले गए समाज। हाँ जी, हाँ, तो उन लोगों ने अवदान दिया, मिडिल क्लास उनके साथ रहा और वो ये आलोचना करते थे। और ये बात कब खत्म हुई, जब हमने हमारा जो ढांचा था, सेमी सामाजिक ढांचा हम उसको कह सकते हैं, समाजवाद का ढांचा या हमारे साथ पूंजीवाद में मिला हुआ, इसके मनमोहन सिंह की सरकार के आने के बाद में 2004 में जब उन्होंने, जिस पे वामपंथियों ने विरोध भी किया था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले, हो सकता है ये विचार जो है इसमें अलग अलग भावनाएं, बातें हो सकती हैं, किंतु उसके बाद में इस चीज़ को बढ़ावा जिस तरह से मिला, तो मिडिल क्लास तो दब गया। उससे 12 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराना आपने शुरू कर दिया, सैलरी आपने पहले उसको अच्छी देनी शुरू की, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रखा, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली गई। तो और मिडिल क्लास के पास, एक शादीशुदा इंसान के पास, एक बच्चे के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो राजनीतिक, सामाजिक, देश की वैचारिक बातों को करे। तो मेरा कहना है कि 1990-96 के बाद में ये बातें बढ़ी और 2014 के आने के बाद तो अति हो गई। अगर आप सोचें कि 2014 में कांग्रेस की सरकार क्यों गई, 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, जो तो ठीक है उनके कार्य थे, राजनीतिक कार्य थे, 2 मिनट और लगा सकते, किंतु मीडिया ने उस वक्त बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सारा मीडिया उस वक्त देश में कांग्रेस, वामपंथी सबके विरोध में और धर्म का प्रोजेक्शन होना शुरू हो गया। ये मीडिया ने किया और किसी ने नहीं किया, मीडिया ने ही किया। और जो भी उन्होंने कहा, जितनी उन्होंने करप्शन की बातें लाई, सारी निराधार से दो गई। तो जब ये सरकार आई, ये रिएक्शनरी गवर्नमेंट आई, इस सरकार ने देखा कि यार मीडिया तो बहुत बड़ी चीज है, इसको हाथ में कर लो और हमारी फतेह ही फतेह होगी। तो जब मीडिया भी उन्होंने अपने हाथ में कर लिया, तो जो भी संवेदनशील इंसान थे, जो लोग भी मिडिल क्लास के अंदर या श्रमिक वर्ग के अंदर थे, सारे, आप देखिए आज के दिन में आंदोलन सारे बंद हो गए।
आप कुछ करने जाएंगे, आपका घर ढा दिया जाएगा बुलडोजर के। तो ये जो अति इम्पेरियलिज्म हमारे ऊपर आ गया है, इस इम्पेरियलिज्म के विरुद्ध की अब ये लड़ाई समाजवादियों को या जो के लोगों को बड़ी ईमानदारी के साथ लड़नी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। तो इन्हीं विचारों को रखते हुए मैं अपनी बात अभी समाप्त चल रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग भी। 2014 के बाद एक तरफा जो बात होने लग रही है। और मैं थोड़ा एजुकेशन के ऊपर बोलना चाहूँगा, जैसे कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा ठीक उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं सरकार। क्योंकि मैं भी पहले पढ़ाता था, पार्ट टाइम पढ़ाया है मैंने पहले। तो मैं देखता हूँ कि जो अभी स्कूल के हालात है वो है ना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। स्कूल है वो बच्चों की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दे पा रहे हैं। तो 6 से लेकर 9 तक वो ये करते हैं कि बच्चों को पास कर देते हैं क्योंकि उन्हीं के हाथ में होता है। और सेम बच्चा जो 10th में आता है, जब बोर्ड में आता है, तो बिल्कुल भी अपना 100% नहीं दे पाता है क्योंकि और वहाँ पे वो फेल भी हो जाता है। तो सोचने वाली बात ये है, जो बच्चा मतलब 9th को भी पास कर गया, 8th को भी, 7th को भी पास कर गया और 10th में आकर के वो सेम, क्योंकि लगभग 9th तक का जो सिलेबस है वो 60% सेम 10th के अंदर आता है, तो वो फेल कैसे हो जा रहा है। तो वे सिर्फ मतलब यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। ने भी बात रखी, सुरेश जी ने भी रखी, काम कठिन है, लेकिन कठिन काम मान के हम इसमें छोड़ जाएंगे तो भी हम फिर मतलब ये बात सही नहीं है। हालांकि आज का जो युग है, मैं तो ये जो आज वर्तमान हालात है इस पर एक टिप्पणी सुन रहा था प्रधानमंत्री की। अब भाई मतलब गैस की कमी हो रही है, गटर का ऊपर रख के चाय बना लो, व्यवहारिक बात जो करे इस समय में तो हम गठन कर देंगे, जरूरी है। धन्यवाद दुनिया जी का। और कोई साथी? साथियों, शर्मा जी ने भी जो बात रखी वो तो बिल्कुल सही है। इस दौर पे जो उन्होंने रखी है स्थितियाँ, लेकिन प्रमोद जी ने जो रखा था बात की साक्षरता अभियान में काम करते हुए जो एक निकल के आया था कि महिलाएं ये सवाल करती थी कि हम अगर पढ़ भी लेंगे कायदा तो हमारी क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो पारिवारिक जिस तरह से उत्पीड़न है, भेदभाव का है, जाति का है, और जो नशाखोरी उस समय पे थी और आज तो बहुत ज़्यादा है। ये तो सही बात है, लेकिन आज का जो दौर है इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्ञान विज्ञान जो आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कि एक दिन मैं पार्क में मीटिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे वहाँ पे जो थे कॉलेज के थे, हालांकि मैंने उनसे कहा, तो उनसे जब ये पूछा कि भगत सिंह कौन थे, तो उन लड़कों और लड़कियों में से कोई नहीं बता पाया कि भगत सिंह कौन थे। ये आज की हालात है। और हाँ, ये जरूर कहा कि सुना हुआ तो है कुछ अच्छे व्यक्ति थे, और जब उनसे ये पूछा कि शिक्षा की देवी कौन है, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती वंदना है। हमने कहा कि सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है क्या आपने? वो बोले जी बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन हाँ पढ़ा है, 3rd क्लास में शायद था, पढ़ा था, ये सवाल था। और जब ये पूछा कि खाटू श्याम जी के बारे में आप जानते हो, तो ज़्यादातर वो 6-7 बच्चे थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, उनमें तो मैं आस्था रखते हूँ या आस्था रखती हूँ। तो ये कॉलेज के बच्चों का ये सवाल है। तो ये हमारे सामने जिस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं या जो चुनौतियाँ हैं, उनका जो मुकाबला है वो मुझे लगता है कि मुश्किल तो बहुत है, लेकिन हम जो भी हैं इस हालात में हमें काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है जिससे हम आगे उम्मीद करते हैं, वो अगर इस तरह की अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ बढ़ रही है, तो जो देश को जो बचाने की जो बात है, जो नीतियां जिस तरह की सरकार लेके आ रही है, जिस तरह की हालात पैदा हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे सामने गंभीर चुनौतियां तो हैं ही। और महिलाओं की अगर बात करते हैं कि पहले हम साक्षरता अभियान में काम करते थे और महिलाओं के बीच में जाते थे, साक्षरता की क्लास लगाते थे, रातों को भी वो महिलाएं पढ़ती थी, लेकिन आज वो महिलाएं जो हैं
मीटिंगों में या किसी अच्छे काम में बुलाए तो शायद नहीं आती, लेकिन कलश यात्रा जिस तरह से बढ़ाया गया है यह एक वातावरण कि कलश यात्रा में 3100 महिलाएं एक साथ चल सकती हैं, 1100 महिलाएं चल सकती हैं। तो इस तरह की जो चीजें आज पार्कों में अगर जाते हैं, मेरा बच्चा पार्क में एक दिन चला गया, उसने कहा कि मैं जब योगा करने लगा मुझे भी लगा कि मैं भी कर लूँ। वहाँ पे जब वो योगा कर रहा था तो वहाँ पे 2-3 बंदों ने उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिया और ये कहा कि कल से हम एक RSS की क्लास लगाएंगे, उसमें भी आया हुआ। तो आप ये देखो, ये जो वातावरण जिस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं, ये क्लासें आज पार्कों में भी लग रही हैं, ये क्लासें महिलाओं के बीच में भी लग रही हैं। तो जो ये विचार है, जो भगत सिंह का विचार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो विचार है, जो संविधान को बचाने की जो बात है, जिस तरह की आज चुनौतियां हमारे सामने आई है, इसके लिए तो हमें बहुत ही सजग तरीके से आज जो है ये काम करने की भी जरूरत है। और जो ज्ञान विज्ञान आंदोलन के माध्यम से ही हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का पाठ पढ़ा सकते हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिस तरह से आज अलग अलग जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके बीच में हम एक अच्छे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, वो भी हम लोगों में ले जाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो इस समय पे हमें जो भी आ जाए हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और आने वाले समय में इस तरह की मीटिंगें हमें सुचारू रूप से चलानी पड़ेगी। और काम थोड़ा सा हम चाहे एक बार थोड़ा सा स्लो करें, लेकिन इन कामों पे हम अपने परिवारों को, आसपास के जो भी एक बार थोड़ा कोशिश करें। और इस तरह की चीजें हमें भी करने की जरूरत है, नहीं तो ये समस्याएं तो देखो बड़ी मुश्किल सी है। लग रहा है जिस तरह के हालात है कि अगर कोई बोलता है तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसके प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारा जो भविष्य है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद हमारे बच्चे भी हमें कोसेंगे कि उस समय पे हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे थे। ये हमारे सामने भी सवाल तो खड़ा ही रहेगा। तो ये मेरा परिचय। विज्ञान जो हमने अपने परिवारों से जो सीखा या देखा, बताया गया कि सभी कह रहे थे कि भाई हनुमान उड़ाया है, तो या संजय ने दूर से वो महाभारत देखी है। क्या विज्ञान इस को भी खोजने के लिए, हमारी जो तर्कशील विज्ञान खोजने के लिए कभी लगी, या ये सत्य पाए गए या असत्य पाए गए? मैं तो यही जानना चाहता। ठीक, धन्यवाद। सवाल आज का जो आयोजन इतना महत्वपूर्ण आप सभी ने समय दिया, धन्यवाद। मैं इसमें बहुत ही ज्ञान की कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ज्ञान की बात का अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, हम जहाँ काम करते हैं हमारी सोच प्रगतिशील है, हमारी सोच किसी का कल्याण करने की बात की है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हमारे पास मंदिर के पुजारी भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? शर्मा जी को पूछ रहे थे क्या आप गलत जगह तो नहीं आ गए? ये जो सवाल था, इसको समझने की जरूरत है। पुजारी की जो सेवाएं हैं उन तक हम पहुंचते नहीं, और उनकी कोई बात हम सुनते नहीं, और उनसे कभी संवाद हम करते नहीं। हम उनको भगवान का दूत मान करके और अपनी सारी समस्याएं हल करने का एक यंत्र समझकर उसको जब देखते हैं, और जब उसको एक नागरिक के तौर पर देखते हैं, उसमें एक अंतर आता है। और जब उस अंतर को देखा तो आज प्रमोद आपके बीच में है, ये पुजारी है, लेकिन मेरा और उनका संवाद तो कभी भी इस तरह का नहीं होता कि ये मुझे भगवान समझाते हों और मैं इनको भगवान के खिलाफ समझाता हूँ, ऐसा नहीं। मैं इनकी दैनंदिन समस्याओं को सुनता हूँ और दैनंदिन समस्याओं के कारण की बात करता हूँ। इससे ये
प्रभावित हैं, और न केवल ये प्रभावित हैं बल्कि आपको मैं बताऊं, गुड़गांव में ज़मीनों को अक्वायर से बचाने के लिए ट्रस्ट बने हुए, और उन ट्रस्टों में मंदिर बनाए गए हैं, और उन मंदिरों में केयर टेकर रखा जाता है, और उस केयर टेकर को ये कहते हैं कि चाबी ताला हमारा है, और जो तेरे को कोई पूछते हुए दे जाए वो तेरा है, यानी कि इसके मंदिर पे जो चढ़ावा है वो भी हमारा है, और तेरा घर कैसे चलेगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे जिनको आप समाज सेवी, बड़े नेता और गुड़गांव की जो सामाजिक राजनीतिक नेतृत्वकारी भूमिका है वो उनके हाथ में है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनके भी पीछे जो ये काला अध्याय जो मैंने अभी आपके सामने रखा ये भी है। इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। काफ़ी मैं कर्मचारी आंदोलन में रहा, तो मुझे कर्मचारी आंदोलन में रहे साथियों का, वो गुड़गांव में रहते हैं, तब पता चलता है उनके बच्चे किसी डिस्टर्बेंस में शिकार हो जाते, तब तक वो ये भी नहीं बताते हम गुड़गांव में रहते हैं। और फिर जब उनसे ये पूछा जाता है कब से रह रहे हो, तब वो बताते हैं मैं सोच रहा था आपसे बात करूं। ये जो गैर, या वो फिर क्या कहते हैं, आप तो यहाँ पुराने हो, धंधा क्या चलेगा ये बताओ। मतलब ये जो सोच है इसको हमें छोटी छोटी वर्कशॉप में परिवर्तित करने की जरूरत है। और आपकी पहचान आपको हमेशा अपने साथ रखनी होगी। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई पार्क में आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं तो यहाँ तक सहमत हूँ कि मालीपुर टाउन गुड़गांव की सबसे पॉश कॉलोनी है, उसमें हमारे साथी रहते हैं, लेकिन हमने इनको ढूंढा, इन्होंने हमारी पहचान के साथ हमें ढूंढा। ऐसे ही साथी सुझाए हैं, ऐसे ही बाकी सभी साथी भी हैं। हम काम करने की नीयत नहीं रख रहे, ये संकट हमारे सामने है। साथी सतनाम जी हैं, काफ़ी कुछ रोल अदा कर सकते हैं, और जो साथी जिस भूमिका को उसको दिया जाता है वो उस भूमिका को करे, तब जाकर के ये जो बाकी बातें आप सबने की हैं उनके समाधान और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात सोच पाएंगे। तो जागरूकता अगर हम फैलाएं तो फिर मुख्य काम ये है कि हम खुद भी पढ़ें। साथी साक्षरता को कह रहे थे कि साक्षरता से लाभ है, साक्षरता के बिना तो आप कुछ भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जो आगे की बातें हैं वो तो शुरुआत से ही होगी ना। अगर शुरुआत में आप दो काम होते हैं, एक आप कर रहे होते हैं, एक आपका उद्देश्य होता है, तो ये काम करते करते ही उद्देश्य रखना होगा, और उस उद्देश्य को जब हम रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से हम गुड़गांव में बहुत संभावनाएं हैं और उन पे काम कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रख के हम इस चीज़ से जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं सकारात्मकता में लिखता हूँ, और इसमें मेरा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब आप मंदिर के पुजारी को अपने साथ बैठा सकते हैं तो फिर कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रहता। उसकी जो वर्गीय चेतना है, वो वर्गीय चेतना आपकी है या नहीं, तब जाकर आप पुजारी को समझा पाएंगे। क्योंकि आर्थिक हित उसका अगर है वो वर्गीय चेतना से जुड़ता है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हमें वर्ग चेतना की जो क्लास है उन पर फोकस करना होगा, और वो इसी कार्यक्रम के तहत हो सकती है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन एक सही प्लेटफॉर्म है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन के बिना ये चीज़ें संभव ही नहीं है। धन्यवाद सरोवर जी का। और मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आखिरी टिप्पणी के बाद फिर प्रमोद जी इस सारे जो बिंदु आए हैं
इनके ऊपर बहुत संक्षिप्त रिस्पॉन्ड करेंगे और अपनी बात रखेंगे, फिर अपन लास्ट के सेशन की ओर बढ़ते हैं। सतनाम। आज जिस उद्देश्य के साथ हम बैठे हैं कि यहाँ पे हम कोई सांगठनिक ढांचा हमारा बनाएंगे, जितनी हालात हैं, आप एक आदमी से एक बात पूछे तो वो 10 बता देगा। हम जिस एक चेतना के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उसकी बात करें और दुनिया जहान की सलाहें हैं, आप सब साथियों ने दी हैं, यहाँ से भी आई, वहाँ से भी आई हैं, और भी 1000 सलाहें मैं भी दे सकता हूँ और हम सब कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोर, जो बुनियादी जो मसला है, शायद उस पर हमें फोकस करना चाहिए। वो ये फोकस है कि ये जो कुल मिला के हालात जिन पे हम सब लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उसके अंदर जो हस्तक्षेप की पहल है वो कैसे हो, कहाँ से हो, किस तरीके से हम उसमें, जो अभी हम कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ जाते हैं, बात नहीं सुनते, यहाँ बात करते हुए डर लगता है, वहाँ बात करते हुए डर लगता है, उसको ओवरकम करने के लिए, उससे पार जाने के लिए हमें क्या निरंतरता बनाने की जरूरत है, हमें क्या रणनीति बनाने की जरूरत है, ये एक सवाल है। और रणनीति के अंदर एक छोटा सा सुझाव सिर्फ मैं रख सकता हूँ, आम लोगों तक जो बातें पहुंचनी है वो ना पहुंचे। ये किसी ने कहा था कि मीडिया पे कब्जा हो गया, अब नहीं हुआ है। 2011 में उसकी शुरुआत हुई थी, 363 न्यूज चैनल एक बड़े बिजनेसमैन ने खरीदे थे और उन न्यूज चैनल से एक प्रचार शुरू हुआ था 2011 में। ये ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कहा सुनी हमारे कि मेरे को लग रहा है ऐसा, या किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे पढ़ा, नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 में हुआ है। 363 न्यूज चैनल, 1000 न्यूज चैनल है जो दावा करते हैं कि हम न्यूज चैनल। ये पूरा जो तंत्र है, इस तंत्र से लड़ने के लिए हमें अगर ज्ञान विज्ञान की बात कर ली, बाकी सारा तंत्र उसकी बात कर ली, मैं किसी की रिपीटेशन में नहीं जा रहा हूँ। हमें पहला काम है कि अपने चेतना उसको बचाए रखना और उसको लगातार बढ़ाने के लिए पठन पाठन करना, पढ़ना बढ़ाना, समझ को विकसित करना। दूसरा काम है उस समझ को दूसरे साथियों के साथ साझा करना, निरंतरता में छोटे छोटे ग्रुप बना के, कुछ ऐसे मौके जुटा के, कई साथियों ने उसको सलाह में रखा है। अगर हम इन दोनों कामों को करने की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट, किसी भी चीज को आप, हम मतलब मैं मुगालता नहीं कि आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन फिर भी कहने के, क्योंकि मैं खड़ा हूं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें ये लगता है ना कि इससे क्या ही होगा। बहुत छोटे छोटे एफर्ट बड़ी चीजों में तब्दील होते हैं, बशर्ते कि वो छोटे छोटे एफर्ट शुरू किए जाएं। और इनके अंदर जो चीजें हम कर रहे हैं लगातार, जो ज्ञान विज्ञान आंदोलन का जो पूरा पर्सपेक्टिव प्रमोद जी ने रखा, सुरेश जी ने जो बात रखी, आप सब ने भी जो बातें रखी, उस पर्सपेक्टिव के बाहर की बातें नहीं है। उसके अंदर एक स्पष्ट रणनीति का मसला है, वो हमें बनाने की जरूरत है। जो बोले हैं उनको भी मैं अनुसरण किया हूँ कि किस तरीका से बोले हैं कि पंडित ने भी आया है, उन्होंने शर्मा जी को शक हुआ था कि ऐसे माला वाला पहन करके आ गए हैं, लेकिन मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं इतना करके सभी को धन्यवाद। जो भी बातें आई हैं, हालांकि अधिकतर सुझाव हैं, कुछ सवाल भी हैं, कुछ बिंदु भी सामने आए हैं, इनको लेकर के ज्ञान विज्ञान आंदोलन का और विशेष तौर पर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जो नज़रिया है वो इसके ऊपर बहुत छोटी सी ही करेंगे अभी तो, क्योंकि सारे सवालों के जवाब या सारी बातें एक मीटिंग में नहीं की जा सकती। और मैं केवल इतनी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि ये हमारे शुरुआत है, अभी हमारा पूर्व में कोई ढांचा नहीं है, तो उन सुझाव जो आए हैं उनका तो उस ढांचे के जरिए ही हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रिस्पॉन्ड करें इन सारी बातों। आप देखिए कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और वो एक आर्टिकल लिखता है वाई सोशलिज्म। काम तो साइंस का कर रहा है और बात कह रहा है सामाजिक व्यवस्था पे, कि सामाजिक व्यवस्था क्यों ऐसी चाहिए। और वाई सोशलिज्म में वो क्या कह रहा है, असल में ये जो पूंजी है, पूंजी की नेचर है ये, मतलब उसका स्वभाव है ये कि वो इकट्ठी होती है, कुछ ही हाथों के अंदर जमा होती है, ये पूंजी का स्वभाव है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसको कुछ हाथों में समेटने में मदद करती है टेक्नोलॉजी। अब ये वाई सोशलिज्म का आर्टिकल है, उसमें ये बात उन्होंने उठाई है। और नेहरू जी हैं,
वो राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अपनी जो उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो 10 पेज साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। अब देखो बात क्या है, वो राजनीति कर रहा है, व्यक्ति जेल में पड़ा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसे चिंता किस बात की है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। चिंता ये है, क्यों? क्योंकि वो जानता है इस बात को गहराई से कि आज़ादी की जो लड़ाई है ये हर इंसान की इंसानियत को हासिल करने की लड़ाई है। और इंसानियत कैसे हासिल होगी? जब उसको रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी जरूरत, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर विचारों की आज़ादी। और इससे जो व्यक्ति बनेगा और उस व्यक्ति की सामूहिकता से जो समाज बनेगा, वो समाज असल में जनतांत्रिक समाज होगा। तो जनतंत्र तक ही पहुंचा है वो मामला। समाजवाद की तरफ झुकाव था, वो एक बात है। समाजवादी प्रजातंत्र की विचारधारा नेहरू की विचारधारा है बुनियादी तौर पर। इसी कारण से वो पहले दौर के अंदर जो IITs बनती हैं, जो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर मतलब सिमटी हुई। ये दोनों व्यक्ति, आइंस्टाइन भी, और आइंस्टाइन तो यूरोप में है और नेहरू भारत में, और इनका आदान प्रदान भी है विचारों का। ये मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जो प्रगतिशील व्यक्ति है ना, प्रगतिशील व्यक्ति वो असल में अपने जैसे लोगों को ढूंढता है, अपने जैसे विचारों को ढूंढता है। और ये प्रक्रिया कोई हम ही नहीं चला रहे हैं, पूरे दुनिया में चल रही है। दुनिया की भी बात आई मलिक साहब ने, उस बात पूरी दुनिया के अंदर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसीलिए तो जो इन्होंने बताया कि आप जो है वो ढूंढते हुए इनको ढूंढ लिया, क्योंकि उन्हें ढूंढने की इच्छा है, उनको पता है इस बात का। तो ये जो विचार विमर्श की एक बात हमारे बीच में उतर के आ रही है साथियों, ये इतना मुश्किल क्यों है कि ये गांव के अंदर गरीब आदमी की सामूहिक चर्चा हमने देखी ही नहीं आज तक। आप कहेंगे आप गांव में नहीं गए, कह सकते हो आप ये बात। गांव में गए होंगे, गांव में ही जन्मे, गांव में ही पले बड़े, गांव को देखा समझा है। लेकिन ऐसी गोष्ठी बताइए हिंदुस्तान के किस गांव में आज़ादी के बाद हुई है? इसका मतलब मैं कह ही रहा हूं कि ज्ञान और विज्ञान का जनतांत्रीकरण नहीं हुआ। ज्ञान और विज्ञान कुछ ही लोगों के हाथ में है आज भी। ये चाहे कितनी सारी बात हमने कर ली, वो भी सही बात है कि वो दौर आया, आज़ादी के बाद का दौर आया, फिर बहुत सारी फिल्में बनी, श्याम बेनेगल की बात आई या गिरीश कर्नाड की बात आई, ऐसे बहुत सारे, सारा ही प्रोग्रेसिव है उस फिल्म के अंदर, मतलब कुल मिला के। लेकिन धीरे 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 वो प्रतिक्रियावादी विचारों की गोद में समा गया। असल बात ये है, आखिरकार कुछ ऐसा घटित हुआ है कि ये क्यों हो गया ऐसा। पूरा विचारों का उफान, जिसको ये कहा गया कि हर मनुष्य को उसकी मनुष्यता निखारी जाएगी, और मनुष्यता निखारने में जितनी भी चीजें बाधा है, चाहे वो अंधविश्वास बाधा है, आपने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, चाहे वो रूढ़िवाद बाधा है, चाहे वो जातिवाद बाधा है, चाहे वो सांप्रदायिकता बाधा है, इन सारे मुद्दों के ऊपर विचार हुआ है। और इसी कारण आप देखिए कि आज हमें बहुत ज्यादा एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है कि सिविल सोसाइटी जो है वो क्या उसकी सीमाएं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सीमाएं हैं। एक समय के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो काफ़ी ऐसा लगता था कि ये तो बुर्जुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सवाल सैद्धांतिक सवाल है, जिन सैद्धांतिक सवालों के अंदर हमें उलझना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चिंता ये है कि जहाँ से असल में सिद्धांत विकसित होते हैं, जहाँ से विचार विमर्श की प्रक्रिया जो है वो समाज को की कोई दिशा देती है, जब उसके अंदर अगर मान लो कमजोरी आती है तो फिर यही का हमला होगा जो हमला हो चुका है। और ये हमला आज का नहीं है। इस साथी ने ठीक सतनाम एक बात रख रहे थे, ठीक बात है, वो 2011 की बता रहे थे। मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। आप याद करो 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उल्टा, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, अडवाणी सूचना। अच्छा, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी इन्होंने बताया कि वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उस समय से निगाह है मीडिया के ऊपर कि मीडिया समाज के अंदर कितना गहराई तक पेनिट्रेट करता है। तो ये 2014 का तो एक्सपेरिमेंट अलग प्रकार से हो गया। कॉर्पोरेट्स आ गए, उन कॉर्पोरेट्स के पास बहुत बड़ी पूंजी है, पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट है मीडिया के अंदर, उसके बिना मीडिया बनता नहीं। ये सोशल मीडिया 5,000 रुपए का है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो मीडिया करोड़ों लोगों के कमरों में बैठा है और दिन और रात आपके दिमागों को प्रभावित कर रहा है, वो मीडिया अलग है, उसकी मार और उसकी पकड़ अलग है। सवाल ये है कि जो शिक्षित हो गया उसने अपना गांव छोड़ दिया। माफ करना, कितने बार गांव में गए हो? मैं वैसे उदाहरण लिया है मैंने, साल में 2-3 बार, और चीफ इंजीनियर रिटायर हुए। पैदाइश तो गांव की है और गांव के अंदर सारी समस्याएं वही खड़ी हैं आज भी, जिन समस्याओं को लांघ के ये तो पहुंच गई, बाकी समाज तो वहीं पड़ा है। मैंने उदाहरण लिया है, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं। हम सब ऐसे हैं, हम उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी जड़ें थी गांव के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को काट दिया, छोड़ दिया। तो प्रबोधन की प्रक्रिया तो जनता के बीच में चलती है भाई। अब ये सवाल जो कह रहे हैं कि भाई, ये सवाल आया कि भाई ये जो संजय दूर से देखता था युद्ध को, महाभारत का युद्ध चल रहा है और संजय उसकी व्याख्या करके उसका आंखों देखा हाल सुना रहा है, मतलब धृतराष्ट्र को। इसके पीछे साइंस क्यों नहीं भागती? साइंस खोज करे इसकी कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं है। साइंस जो है वो इस प्रकार की बातों पे ध्यान ही नहीं देती है। साइंस का अपना एक दायरा है, साइंस ने इन सब बातों को समझा हुआ है कि ये आस्था के अनुसार है और लोगों की भावनाएं इसके अंदर शामिल हैं और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये साहित्य है, महाकाव्य है महाभारत, रामायण भी महाकाव्य है, जिसके अंदर हनुमान जी जो है वो पैराशूट के माध्यम से संजीवनी बूटी लेने चला गया और रातों रात लेके वापस आ गया। ये एक महाकाव्य है, कवि की कल्पना। इसका साइंस का कोई मतलब नहीं है। साइंस का मतलब ये है कि अगर आपकी जमीन के अंदर पैदावार जो है उसको कैसे बढ़ाएं ताकि हर एक गरीब को रोटी मिले, भौतिक सवाल है, साइंस का एरिया है। यही हम कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान एक ऐसी ताकत है कि अगर ये ताकत केवल मात्र कुछ लोगों के पास रहनी है, फिर तो हश्र यही होगा जो ईरान का कर रखा है। हश्र है क्योंकि उसके हाथ में ताकत है, टेक्नोलॉजी है, चारों तरफ से घेरेबंदी है। और अगर ज्ञान और विज्ञान जनता के हाथ में आता है, इसका जनतांतरीकरण होता है ज्ञान और विज्ञान का, तो इसका चरित्र बदल जाएगा। यही टेक्नोलॉजी खेत में बैठे हुए एक किसान के काम आएगी जो हमेशा ही पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में रहता है। वही टेक्नोलॉजी उसकी सारी की सारी व्यवसाय को उन्नत कर सकती है। एक बेरोजगार युवा जो मारा मारा भटकता है और उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और वो हताश होकर आत्महत्याएं तक कर रहा है, वो युवा अपने ही जगह के ऊपर बैठ के टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। जनतांतरीकरण ज्ञान और विज्ञान का ये है, टेक्नोलॉजी का जनतांतरीकरण। हमारा ज्ञान विज्ञान आंदोलन का एक मतलब एक विचार है, ये हम ले जाना चाहते हैं इसको कि टेक्नोलॉजी जनता के हाथ में, क्योंकि दरअसल इसको जनता ने बनाया है। अगर हजारों सालों के इतिहास के पीछे आप जाओगे, मानवता का इतिहास देखोगे, तो टेक्नोलॉजी तो गरीब आदमी ने बनाई है। अगर पानी की एक बड़ी नद जो है, नदी क्रॉस करनी है, तो ये लकड़ी की मतलब जो नाव है वो किसने बनाई? वो उस आर्टिसन ने बनाई है, कारीगर ने बनाई है। टेक्नोलॉजी का ज्ञाता था वो, लेकिन समय के अनुसार टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के हाथ में चली गई और विज्ञान जो है वो केवल प्रयोगशालाओं के अंदर सीमित हो गया। तो ज्ञान और विज्ञान का जो प्रसार और फैलाव है, ये जितना कम होगा ना, उतना ही अंधविश्वास फैलेगा, उतनी रूढ़िवादिता हावी हो जाएगी, उतनी सांप्रदायिकता हावी हो जाएगी। अरे एक मामूली बात है, पूरे देश के अंदर ये बात फैला दी और आरएसएस का बड़ा चीफ जो है वो ये बात पूरे भारत के
मतलब हिंदुओं को कहना चाहता है, उसका ठेकेदार बना हुआ है कि भाई आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। उसने ये फतवा जारी कर रखा है। और किस आधार पे है ये? आधार उसका ये है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, ये कह रखा है उसने। आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसकी छानबीन कर लो। बच्चे की ग्रोथ रेट जो है वो मुस्लिम समुदाय के अंदर तो पिछले सालों के अंदर घटी है, अब 2.1 रहेगी केवल, और हिंदुओं के अंदर 1.8 है, बस इतना ही अंतर है। तो ये जो घटती हुई मतलब बच्चों की पैदा करने की वो है प्रक्रिया, तो इसको अगर हम बताने लग जाएं लोगों को, तो लोगों को समझ में आ जाएगा यार ये तो झूठ बोल रहा है इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ, क्या क्या झूठ फैला रहे हैं। विज्ञान की कांग्रेस के अंदर ये बात प्रधानमंत्री बोलता है कि हमारे यहाँ सर्जरी होती थी प्लास्टिक की और उससे गणेश बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश ये कहता है कि मोर के आंसुओं से गर्भ पैदा होता है। और फिर IIT का डायरेक्टर वो बोलता है कि हिमाचल के लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, वो इसलिए उनके पापों की सजा भुगत रहे हैं, वहां मतलब लैंडस्लाइड हो रहे हैं। समझो इस बात को, प्रधानमंत्री ने एक वाक्य दिया तो वो डायरेक्टर IIT भी उसी का इस्तेमाल करके अंधविश्वास फैला रहा है, क्योंकि सत्ता ने आपको मतलब एक चाबी पकड़ा दी। और जब ये इतने बड़े बड़े लोग अगर जिनके पास मतलब पूरा का पूरा एक पद है, तो लोग तो उनकी तरफ देखते हैं ना। आम आदमी के ज्ञान को लोग नहीं मतलब वो करते हैं, उनके बात को सुनते हैं कि हाँ ये सच बता रहा होगा। कारण है इसका, क्योंकि लोगों ने खुद अपनी मेहनत से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। उन्हें मतलब ही नहीं है इस बात से, वो मान लेते हैं। हम कह रहे हैं जानना, मानने और जानने के अंदर यही फर्क है। एक है मानना, मानने से आस्था पैदा होती है, और जानने से विज्ञान पैदा होता है। ये है सवाल। हम मामूली बातें हैं, आप मान लो, क्योंकि मलिक साहब तो आपसे बड़े हैं, जो इन्होंने कह दिया आप मानो। एक है नहीं, मलिक साहब भी इंसान है, उनकी नॉलेज के अंदर भी कुछ ना कुछ गैप हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी। महात्मा बुद्ध ने उस समय ये बात कही कि किसी का कहा मत मानो, चाहे आपके गुरु हैं और चाहे पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है तब भी मत मानो। आप उसको परखो, जांचो, आप उसको जानो। आज की बात है, 2500 साल पहले हमारी भारत के अंदर कही गई ये बात है कि जानो। अब ये मामूली बात कि हम जानने के लिए लोगों को तैयार करें, हमारा वर्गीय संघर्ष केवल ये है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन का वर्गीय संघर्ष ये है कि लोग जाने। जब तक जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? वो तो बंधु ही है, बड़े रहेंगे। हम बड़ी बड़ी बात नहीं करते, हम ट्रेड यूनियन थोड़ा चला रहे हैं। हम ज्ञान विज्ञान आंदोलन के माध्यम से ये कह रहे हैं कि सही तथ्य और सही तथ्यों का सही इस्तेमाल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये कुल मिला के। अभी क्या स्थिति है? गलत तथ्य, सही तथ्य छुपा रखे हैं, तथ्य गलत सारे के सारे, और उनके ऊपर गलत अफवाहें। इसको काटना है। इसको काटने की अगर एक प्रैक्टिस गुड़गांव की टीम भी करना शुरू कर देगी तो लोगों के अंदर जागृति आएगी, लोग सुनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, सच्चाई को जानने की मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है, लेकिन वो अंधेरे के अंदर डाल दी गई। लोग जो है वो मतलब कोशिश नहीं करते। ऐसा होता है, दौर आते हैं। अब ये डार्क एजेस हैं, जैसे कि शर्मा जी भी सवेरे कह रहे थे, डार्कनेस है, बच्चों के ऊपर भी है, युवाओं के ऊपर भी है, और तमाम दूसरे लोगों के ऊपर भी है। तो ये जो अंधकार की जो एक शक्तियों ने मतलब एक मुहिम चला रखी है, ये मुहिम आखिरकार कटेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काटने के लिए हमें एक तरह से एकताबद्ध होना पड़ेगा, समाज के अंदर प्रश्न उठाने पड़ेंगे, विचार करने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे आज गोष्ठी हुई है, मेरे सभी आदमियों की दिलचस्पी है इस प्रकार की कि भाई हम इन विचारों को समझें। और ये विचार केवल इतना सरल है ये कि अपने सामाजिक बदहाली के कारणों को लोग जान जाए। सामाजिक बदहाली तो है, लड़की जा रही है कॉलेज के अंदर, माँ बाप परेशान है, वापिस ठीक ठाक आएगी कि ना आएगी। इससे भयंकर दृश्य क्या हो सकता है? देश तो आजाद है, लेकिन लड़की तो आजाद ना हुई। इससे भयंकर दृश्य क्या होगा? माँ बाप को चिंता है कि कॉलेज से ठीक वापिस आ जाएगी कि ना आ जाएगी। तो ऐसे भयंकर वातावरण के अंदर साथियों हमें इस प्रकार की एक मुहिम चलानी है, लोगों के बीच में लेकर जाना है
एक बात, हाँ प्लीज प्लीज जोड़ दो आप। जैसे एक गोत्र में सारे लड़के और लड़कियां को तो बहन बताते हैं, और लड़की जो है गांव में गली में अकेली नहीं जा सकती। ये है बात, हुल्लड़बाजी करेंगे और पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाँव स्कूल में नहीं जा सकती, उसी स्कूल में, गांव के स्कूल। किडनैप हो रहे हैं आजकल तो गाँवों के अंदर। लड़की आती है कि भाई लड़की गेट पर लड़के खड़े हैं, नहीं बताइए क्या, वो तो भयंकर दृश्य है। तो उस भयंकर दृश्य को वो लोग निश्चित तौर पे मुकाबला कर सकते हैं जिन लोगों के पास एक तार्किक वैज्ञानिक सोच है। और एक और बात बस लास्ट में, कि एक मानवीय संवेदना भी साथ में चाहिए, क्योंकि ज्ञान कई बार ना अंधा भी बना देता है। मानस को मानस नहीं रहने देता ज्ञान। कई बार ऐसा सोचता है मैंने सब कुछ पता है, मेरे को अहंकार आ जाता है। तो जितना ज्ञान उतनी विनम्रता, उतनी संवेदनशीलता। अगर हमारा ज्ञान संवेदनशीलता के अंदर गुथा हुआ है ना, तो गरीब आदमी दिख जाएगा कि भाई इसके लिए होना चाहिए। अगर ये गुथा नहीं होगा तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे। तो कुल मिला के एक ऐसा मानवीय समाज, एक ऐसा जागरूक समाज हम बनाना चाहते हैं ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से। यथासंभव जितने प्रयास हो सकेंगे। अपनी जिंदगी की सीमाएं होती हैं, मतलब ये विचार तो लंबे चलते हैं। बुद्ध का विचार आज भी सार्थक है। तो विचारों की अपनी ताकत होती है, अपनी उम्र होती है, अपनी एक मतलब इतिहास होता है, मनुष्य का थोड़ा है। तो हम जितना कर पाएंगे, हम 35-40 साल तो हो गए हमने यही बातें करते हुए, हम तो लगातार कर ही रहे हैं। कोई मतलब एक भी टाइम ड्रॉप नहीं हुआ है। हमारे बीच में कोई भी ऐसा महीना नहीं आया जिस महीने में हमने ये बात ना करी अभी तक। 35-40 साल का इतिहास तो मैं अपना बता रहा हूँ खुद का। सनातन तो वो है जिसके अंदर मतलब बार बार अपडेटिंग होती रहती है, बार बार अपडेटिंग होती रहती है। लेकिन इसमें एक बात छोड़ गई, जो सिद्धांतकार हैं, जो व्याख्याकार हैं सनातन के, वो क्या कहते हैं, इसमें एडिशन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बदलाव आता है, लेकिन हमारे मूल जो सिद्धांत है या हमारे जो मौलिक मूल्य हैं वो नहीं बदलते, वो शाश्वत है। सनातन का मतलब ही शाश्वत है। एक तो बात ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहस का टाइम उतना है नहीं, अभी ये आगे कार्रवाई है। एक भंवर मेघवंशी एक व्यक्ति है, भंवर मेघवंशी राजस्थान के एक लेखक है। उनकी किताब हमारे पास भी है, अवेलेबल है, वीडियो भी बहुत है उनकी। वो क्या था जी, वो आरएसएस के भगत थे। जिक्र कर रहा हूँ आपको। उनके घर बहुत बड़े बड़े नेता भी जाते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, वो तो अपने आत्मकथा बहुत विस्तार में लिखी हुई है, बहुत विस्तार में बताते हैं, यूट्यूब पर देखा जा सकता है। तो वो क्या कहते हैं बोला, ये जो होता है ना, मतलब ये समरसता का एक उनका काम है, मतलब आरएसएस का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी जातियों को इकट्ठा करना, सब जातियां वो समभोज करेंगे, सहभोज करेंगे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम वो करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब बड़े बड़े नेता उनके घर गए तो एक बड़े बड़े नेता से छोटा नेता, उसने ये समझाया कि भाई आपके घर में, माफ़ करना, जो भोजन इतने श्रद्धा से बनाया जा रहा है, उसको वो बड़े नेता जो है, बहुत बड़े, जो उस दिन के जलसे के सबसे बड़े नेता थे, ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और आप इस भोजन को पैक करके दे दो, हम आगे देखेंगे। वो दिन गया और वो जो भंवर मेघवंशी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आरएसएस को छोड़ गया। दलित है और दलित जाति के घर बड़ा नेता भोजन नहीं करेगा, ये देखने की बात। तो सनातन जो है उसका एक पक्ष तो ये है कि बदलता है, लेकिन साथ में ये बात है कि उसके मूल्य शाश्वत है। और जो शाश्वत मूल्य हैं वो ये हैं कि दलित दलित रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण। उनकी बातों को थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो पूरा का पूरा जाल बिछ रहा है, जिसके अंदर सनातन का भी इस्तेमाल हो रहा है। सनातन का इस्तेमाल, सावरकर नास्तिक था, सावरकर आज हिंदू जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। दो बात इसमें है। एक बात है कि जो सांगठनिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ज्ञान विज्ञान समिति की, उस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे और एक कमेटी का गठन करेंगे।
आप सभी साथियों के सहयोग से। लेकिन ज्ञान विज्ञान आंदोलन के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे शुरुआत आप लोगों ने की, और जो साथी बोले, मैं अपने अनुमान के आधार पे कह सकता हूँ कि वो बहुत गहरे से समाज के जनपक्षीय वातावरण को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। उनकी जो भाषा शैली है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो शब्दावली है, वो बताती है यानी कि हम जनपक्षीय काम को करने वाले लोगों में से हैं। तो इस पोजीशन में आज हम ये प्रोग्राम में शुरुआत कर रहे हैं, तो इस शुरुआत को थोड़ी सी एक बार समझ लें। मैं यहाँ से एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक हरियाणवी कहावत है, वो कहावत कितनी सार्थक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है, और अपने में बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि जो बैठन जाना उसकी ठादे कौन, जो बोलन जाना उसकी रोकते कौन। इसका मतलब क्या है? जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगी वो अच्छे तरीके से बात को स्पष्ट कर सकता है, और जब स्पष्टता हो जाएगी, तथ्यों के साथ स्पष्टता हो जाएगी, तो उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन का एक काम तो ये है, ये एक ऐसा विरला संगठन है, हालांकि और संगठनों को मैं कमतर नहीं कर रहा, जिसमें एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अनपढ़ से लेकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट तक, छोटे से मजदूर से लेकर बहुत बड़ा ऑफिसर तक, हर तरह का व्यक्ति ज्ञान विज्ञान समिति का हिस्सा बन सकता है। ये एक ऐसा मंच है, और ना केवल बन सकता है, वो एक मंच पे बैठ के आपसी विमर्श कर रहा है। आप जितने लोग बैठे हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। आप ना तो सारे कर्मचारी हाँ, ना आप सारे मजदूर हाँ, ना आप सारे किसान हाँ, ना आप सारे नौजवान हाँ, ना आप सारे महिला हाँ, ना सारे आप युवा हाँ, अलग अलग वैरायटी के साथी हैं। ये सब कुछ तबके शामिल है, और एक मंच पर बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे में बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, वो भी बैठे हैं, बहुत ऊंचे तक पढ़े लिखे लोग, बहुत कम पढ़े लिखे लोग। तो एक मंच पर बैठने का हमें एक अवसर मिलता है, जहां हम अपने जीवन, जो प्रमोद जी कह रहे थे ना, ये तकनीक की मामला नहीं है, मतलब अकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे आप वैचारिक विमर्श कर रहे हैं। तो इस विमर्श की शुरुआत हम कर रहे हैं, और इस विमर्श में आप साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप यूं कह लीजिए कि आप एक ऐसी संस्था के स्थापना के गवाह बनने जा रहे हैं। अगर वो आगे फले फूलेगी तो फिर आप ये दावा करेंगे कि इसके संस्थापक हम रहे हैं और हमने इतना विमर्श किया था इसको स्थापना करते हुए। तो ये इसको समझने वाली बात। गलत परंपराएं, गलत धारणाएं, गलत विश्वास, रूढ़िवाद जैसी परंपराएं इसलिए खत्म नहीं हो पा रही क्योंकि उनके तोड़ने वाले लोगों के उदाहरण कम है। और जिस दिन ये तोड़ने वाले लोगों के उदाहरण हो जाएंगे उस दिन परिस्थितियां बदल। आज कोई बात सामान्य लग सकती है, लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई होगी उस समय वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जब किसी साइंटिस्ट ने पेड़ के फल से, मतलब पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा और उसने सवाल उठाया कि सारी चीजें नीचे ही क्यों आती हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जाती, तो यही से उसने नई बात कह दी। सामान्य सी बात है, लेकिन इस तरीके से जब हम इस तरह करेंगे तो फिर ये जो बहुत सारे हमारे दिमागों के अंदर जो विचार बैठे हैं उनको हम और दुरुस्त कर पाएंगे। हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि हम आज ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य नेतृत्व के तौर पर आपके बीच में बैठे हैं। हम एक जिम्मेदारी के तहत यहाँ आए कि ज्ञान विज्ञान समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है। 10 रुपये उसकी मेंबरशिप है। कोई भी व्यक्ति साल में 10 रुपये देकर उसका सदस्य बन सकता है, और जब सदस्य बन जाता है तो 11 लोगों की सदस्यता से लेकर के 50 लोगों की सदस्यता तक एक इकाई का गठन किया जा सकता है। मैं ये इकाई यूनिट कह रहा हूँ, गांव के स्तर पर या शहर के स्तर पर कोई भी कमेटी बनाई जा सकती है 11 लोगों से लेकर 50 लोगों की मेंबरशिप के आधार पर। उस यूनिट में 5 मुख्य जिम्मेदारियां हमने सोची हैं, जो इसका पर्सपेक्टिव है, संविधान कह लीजिए, कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, सह सचिव और एक कैशियर। ये मिनिमम हो। अगर कोई गांव की इकाई में 50 की बजाय 100-200 मेंबरशिप होगी, वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि आज हम जिला स्तर पर बैठे हैं।
आज की डेट में अपने मतलब कोई भी ज्ञान विज्ञान समिति का पर्ची कटवाए का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान विज्ञान समिति नहीं बनाई जा सकती। वो बनाई इसलिए रहे हैं कि एडहॉक कमेटी के तौर पे हम इसलिए बना रहे हैं कि इस काम को हम आगे टेक्निकल तौर पे भी कुछ चीजें करना मजबूरी है। बहुत जरूरत है कि कल आप यूं कहोगे मैं ज्ञान विज्ञान समिति हूँ, क्या है आप पे ज्ञान विज्ञान समिति का प्रमाण? तो वो एक सदस्यता हमारा एक मसला है। फिर ये जो यूनिटें बनेंगी उन यूनिटों के आधार पे फिर ब्लॉक की यूनिटें हैं, फिर जिला की है, फिर स्टेट की। लेकिन आज हम यहाँ जिला स्तर की एक यूनिट का गठन करना चाहते हैं। वो कितने लोगों का होगा, कितने लोगों की कमेटी बनेगी, वो तो आप तय करेंगे। लेकिन उस गठन के जरिए हम ये प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में जो आज बिंदु उभरे हैं इस विमर्श में, इस विमर्श की को आगे बढ़ाएं चर्चा करके। अब 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राज्य का सम्मेलन होने जा रहा है करनाल में, और अभी हमारे केवल 3 जिलों के सम्मेलन बचे हुए हैं, जिसमें हमारा हिसार जिला है, सोनीपत है और कुरुक्षेत्र है, यानी कि 9वां जिला है आज जिसका हम सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये 12 जिलों के सम्मेलन के साथ हम राज्य के सम्मेलन में पहुंचे। उस सम्मेलन में 2 आयोजन होंगे बेसिकली। एक आयोजन होगा ओपन सेशन, खुला सेशन, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। हालांकि उस सेशन के जो मुख्य वक्तव्य रखे जाएंगे, क्योंकि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, और नेशनल लेवल पर उसका नाम है ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क, जो पूरे देश पर के अंदर विज्ञान साइंस मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। 40 सभी राज्यों के 40 संगठन उसका हिस्सा है, जिनमें ज्ञान विज्ञान समिति और हरियाणा विज्ञान मंच, हरियाणा से 2 संगठन उसका पार्ट है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुख्य वक्तव्य मतलब मुख्य तौर पे वहाँ उद्घाटन सत्र में आएंगे। उस सम्मेलन में आप सभी इनवाइट हैं, क्योंकि सम्मेलन 3 दिन का है, तो वो 3 दिन का समय निकाल करके उसमें आए और उस विमर्श में शामिल हो। तो आज बहुत थोड़ा समय हमें मिला है विमर्श में, वो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास होगा और उस विमर्श का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये डेलीगेट के तौर पर रहेगा। और ये जो सारे आयोजन मैंने शुरू में कहा था, आपसे अंतिम रिक्वेस्ट करते हुए फिर बोर्डी का प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूँ कि हम इस सारे काम में अपना आर्थिक कंट्रीब्यूशन भी जरूर दें, ताकि यहाँ जब हम बार बार मीटिंगें करेंगे और करेंगे तो उसमें हमारे उस आर्थिक कंट्रीब्यूशन से बन पाए। जो नई कमेटी बनेगी उस नई कमेटी के साथ हमेशा कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में एक छोटा सा प्रस्ताव रख के कि आगामी जो आप साथियों की जितना हमारा तालमेल हो पाया, मतलब मैं सबका नहीं, हमारे कुछ साथी जो सीनियर साथी हैं जो पहले से इस मूवमेंट में अगुवा भूमिका निभा रहे हैं, बबीता जी हैं, राजेंद्र सरोहा जी हैं, ईश्वर नास्तिक जी हैं, विमल जी हैं, ये पिछले कुछ समय से, तो ये उषा सरोहा जी हैं, जैसे मतलब ये साक्षरता अभियानों में भी काम करती थी। तो इनके अनुभव साझा करके हमने ये विचार किया कि कम से कम 11 लोगों की कमेटी तो आपने बनानी चाहिए मिनिमम। प्रस्ताव रख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें एक नाम तो बबीता जी का है कि बबीता जी उस नई जिला कमेटी में शामिल हों। क्या जिम्मेदारी होगी वो ये नई कमेटी तय कर लेगी, अभी शामिल होने की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा नाम है हमारा ईश्वर नास्तिक जी, जो बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, ये इसका हिस्सा बने। तीसरा नाम हमारा राजेंद्र सरोहा जी, जो लगातार इस पूरे मतलब तरह तरह के लोगों के साथ जो मुलाकात है इनके मार्फत हमारी होती है, तो ये इसमें हो सकते हैं। इनके अलावा विमल वर्मा जी जो संयोजक के तौर पर अभी तक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये भी 8 लोग, बबीता जी, राजेंद्र सरोहा, ईश्वर नास्तिक, विमल वर्मा जी, सतनाम जी, बलबीर मलिक जी, लालचंद, सुजाय कुमार जी, स्नेहलता और दिलीप ग्रोवर जी, ये 10 नाम। अध्यक्ष का राजेंद्र सरोहा, सचिव के लिए बबीता राजेंद्र जी और सारे साथियों, जैसा कि कमेटी अभी बनाई गई है, पार्टिसिपेशन पहले रहा मेरा, अभी भी आगे भी रहेगा। तो राजेंद्र जी और आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से जो भी जिम्मेवारी रहेगी उसको सीखने की कोशिश करूंगी और फिर उसका निर्वहन जैसे भी होगा 100% करने की कोशिश करूंगी। और जो हमारी टीम बनी है, उम्मीद है कि हम सभी जब
5-6 जने हैं जिनको कुछ पद जिसके आगे लिख दिया गया। मेरा विचार ये है कि लिखना ना लिखना अलग होता है, सभी अगर टीम है तो मैं भी आप लोगों की तरह ही नया मेंबर ही मान लीजिए, तो जैसा भी काम करेंगे मिलजुल के करेंगे। राजेंद्र जी बल्कि मुझे लग रहा है ज़्यादा हमें गाइड कर पाएंगे, इस तरह की मूवमेंट से वो जुड़े भी रहे हैं, तो मिलके काम करेंगे सभी। और आज जो हमारी संख्या है इसको गुणात्मक रूप से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो एक विचार है हमारा उस विचार को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे कि साइंस और टेक्निक वाला जो मैटर आज हमने डिस्कस किया कि साइंस तो है बट वो टेक्निकल ज़्यादा है और उसका फ़ायदा कुछ लोग ही उठाते हैं, हैंडल वही करते हैं। शॉर्ट में जो है साइंस तो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है जी। वो टेम्परामेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि साइंस को हम सोसाइटी से जोड़ डेमोक्रेटिक जो कहा था इन्होंने, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं कर पाए। जी सर, तो वो जोड़ने की कोशिश की जाएगी और इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि जो भी कार्य हमारी कमेटी को दिया जाए वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।